डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब कंपनी के गेम प्रोडक्शन विभाग में 20 से अधिक लोग हैं। विक्की ने सभी को एक साथ बुलाया और रामू ने भी ऐसा ही किया। बूढ़े जू, क्या आपके पास सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ घोषणा करनी है? रामू ने विक्की के बगल में बैठते हुए पूछा। विक्की के कार्यालय से निकलने के कुछ ही देर बाद विक्की ने गेम विभाग के लोगों को बुलाया था। सभी के आने के बाद विक्की बोला, मैं घोषणा करता हूं कि हमारी कंपनी अपना अगला गेम डिज़ाइन करने की तैयारी कर रही है। विक्की के शब्दों से रामू क्षण भर के लिए रुक गया। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही बात करना समाप्त किया था और अब वे अगले गेम को डिज़ाइन करना शुरू करने के लिए तैयार थे। ये बहुत जल्दी थी। हालांकि उन्होंने फिर से नहीं पूछा कि क्यों। तो हमें अगला किस प्रकार का गेम बनाना चाहिए? शूटिंग। उन दो शब्दों को सुनकर बैठक में सभी ने भौहें चढ़ाईं। भले ही उन्होंने अभी कोई मुफ्त गेम बना दिया हो, लेकिन उसके लोकप्रिय होने की गारंटी नहीं थी। इस समय घरेलू स्तर पर सबसे लोकप्रिय शूटिंग गेम शैली गूस फैक्ट्री की है। इसके लगातार लगभग 80 मिलियन समवर्ती खिलाड़ी हैं। हालांकि इसकी तुलना प्रमुख विदेशी डेवलपर्स से नहीं की जा सकती, लेकिन यह ज़्यादातर घरेलू गेम कंपनियों को डराने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा गूस फैक्ट्री का शूटिंग गेम अर्बन वॉरफेयर असल में एक विदेशी गेम से क्लोन किया गया था। इस शैली के गेम खेलने के बहुत कम तरीके हैं। ये अभी शुरुआती दौर में हैं और हालांकि लीजेंड में अभी विस्फोटक रूप से लोकप्रिय होने की क्षमता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। शूटिंग गेम शैली में जल्दबाजी में कदम रखने से भारी नुकसान हो सकता है। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोगों ने यही राय रखी। बूढ़े जू, हम कुछ और क्यों नहीं अपनाते? शूटिंग गेम शैली में पानी बहुत गहरा है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम अभी शामिल हो सकें। कार्ड गेम बनाना भी एक अच्छा विकल्प होगा। विक्की ने अपना सिर हिलाया। क्या तुमने मुझे कभी कोई गलती करते देखा है? निश्चिंत रहो, अगला गेम तो शूटिंग वाला ही होगा। विक्की की जिद देखकर रामू कुछ और न कह सका। आखिरकार उनका कामकाज का बंटवारा तो साफ था ही, और विक्की ने अभी तक एक भी गलत कदम नहीं उठाया था। जब वे दोनों पहले लीजेंड पर काम कर रहे थे तो हर कदम कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, और नतीजा क्या निकला? लीजेंड अब अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय है और गूस फैक्ट्री से भी आगे निकल गया है। चूंकि उसे भरोसा था, इसलिए उन्हें विक्की की बात माननी चाहिए थी। उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि व्यवस्थाएं ठीक से काम कर रही हैं। विक्की ने फिर कर्मचारियों की ओर देखा। अब हमें शूटिंग गेम प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए 7 या 8 लोगों की ज़रूरत है। आप में से किसे पहले का अनुभव है? कई लोगों ने हाथ उठाए। बस इसी तरह बैठक जल्दी समाप्त हो गई और क्रॉसफायर के डिज़ाइन में 6 लोगों को शामिल किया गया। विक्की अब सोच रहा था कि वह गेम को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकता, कुछ सुधारों की ज़रूरत थी। इसलिए सुधार करने में कुछ समय लगेगा और आगे उसे 2 मोर्चों पर काम करना होगा। एक तरफ उसे लीजेंड के संस्करण को अपडेट करना था और दूसरी तरफ उसे खुद क्रॉसफायर डिज़ाइन करना था। ऑफिस लौटते हुए रामू हैरान लग रहा था। क्या इतनी जल्दी एक नया गेम डिज़ाइन करना बहुत जल्दी नहीं है? विक्की ने अपना सिर हिलाया। अभी जल्दी नहीं है। शूटिंग गेम डिज़ाइन करना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब हमने पहली बार लीजेंड बनाया था तो उसे पूरा करने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगा था, और वह भी तब जब मैंने बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था। इस बार तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। मुझे लगता है कि कम से कम आधे साल के बाद ही यह पूरा होगा। लीजेंड के ज़बरदस्त लोकप्रिय होने के लिए ये समय काफ़ी है, और तब तक हम अपने नए गेम को प्रमोट करने के लिए लीजेंड की लोकप्रियता का फ़ायदा उठा सकते हैं। रामू ने फिर भी अपनी चिंताएं जाहिर की। चिंता मत करो, खिलाड़ी बाजार में मौजूद शूटिंग गेम्स से थक चुके हैं। वे एक नई शैली खेलना चाहते हैं। मैं एक नया प्रकार बनाने की योजना बना रहा हूँ। हम दांव लगाएंगे, या तो स्वर्ग या नर्क। अगर हम असफल हुए तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर हम सफल हुए तो क्या होगा? ठीक है। दोनों कुछ देर और बातें करते रहे और फिर रामू चला गया। उसके पास अभी भी काम बाकी था। उसके जाने के बाद विक्की ने गोदाम में गोलीबारी देखी। उसे अपने जूनियर हाई स्कूल के दिन याद आ गए। पहली बार जब उसका सामना इससे हुआ तो एक सहपाठी उसे खेलने के लिए एक इंटरनेट कैफ़े ले गया। उसने मुफ्त M16 के साथ नौसिखिए ट्यूटोरियल पूरा किया, अपने सहपाठी के साथ ट्रांसपोर्ट शिप मैप पर गया और इतनी बुरी तरह पिटा कि उसे समझ ही नहीं आया कि ऊपर कौन सा रास्ता है। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि जब उसने AK-47 खरीदने के लिए पर्याप्त GP जमा कर लिया तो उसे एक सस्ता विकल्प दिखाई दिया, और खरीदने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह AK-74 थी। उस घटना के लिए पूरी दोपहर उसका मजाक उड़ाया गया। वह अपने सहपाठियों के साथ बायोकेमिकल मोड भी खेल रहा था। नाइटफॉल मैनर की चिमनी में छिपकर शिकारी बनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी जगह एक टर्मिनेटर आ गया।
जब टर्मिनेटर बनने की उसकी बारी आती तो वह छोटे तीरों की जांच करता कि कहीं कोई अंदर छिपा तो नहीं है। इसके अलावा जब सुबह 3 बजे का ऑनलाइन इवेंट होता था तो अक्सर कई घंटे पहले लॉग इन करना पड़ता था, वरना समय आने पर आप लॉग इन नहीं कर पाते थे क्योंकि सर्वर पूरी तरह से भर जाते थे। उसकी सबसे गहरी याद वह समय था जब आप सिर्फ ऑनलाइन रहकर किंग गैंग और ड्रैगन स्केल बना सकते थे। उनमें से लगभग 1 दर्जन के पास सिर्फ साधारण चाकू थे और किसी के पास ड्रैगन स्केल नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि कौन ड्रैगन स्केल बना पाया। उस समय खिलाड़ी भी हथियारों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी नहीं थे। अगर आप कोई हथियार उठाते तो पहले उसका स्क्रीनशॉट लेते। इस खेल के बारे में यह एक अफसोस की बात थी, फैंटम गॉड सीरीज के आने के बाद इसका रंग रूप पूरी तरह बदल गया। हालांकि खिलाड़ियों की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन इसमें पहले जैसा एहसास नहीं है। उसके विचार वर्तमान में लौट आए। वे सब बातें अतीत की थीं, अब वह यहाँ पहुंच गया था। चूंकि उसे ये खेल मिल गया था, वह इसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। अब उसे यह पता लगाना था कि खेल को पर्याप्त रूप से संतुलित कैसे बनाया जाए। वह या तो विशेषताओं को हटा सकता था और सभी शक्तिशाली कलाकृतियों को त्याग सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ कमी थी। बाजार में अब मौजूद खेलों में ऐसी बंदूकें इस्तेमाल की जाती हैं जो बिल्कुल असली दुनिया की आग्नेयास्त्रों जैसी दिखती हैं, बिना खाल के। यहाँ तक कि आकर्षक दिखने वाली बंदूकें भी दुर्लभ धातुओं से बनी होती हैं। ज्यादा से ज्यादा वे सोने या प्लेटिनम से बनी होती हैं, जो देखने में चमकदार लगती हैं लेकिन अंततः साधारण होती हैं। क्रॉसफायर में सबसे प्रसिद्ध वस्तुएं अग्निकिरण और थंडर गॉड हैं। ये दोनों कलाकृतियां यकीनन सबसे लोकप्रिय हैं। इनका इस्तेमाल न करना बहुत अफसोस की बात होगी, लेकिन अगर वह इनका इस्तेमाल करता तो उसे इनकी विशेषताओं, अतिरिक्त राइफल की गोलियां, तेज हथियार स्विचिंग और बटरस्टॉक हाथापाई हमले को छोड़ना पड़ता, क्योंकि ये खेल के संतुलन को बिगाड़ते हैं। अगर वह चीज़ों को इस तरह बदल पाता कि उनका इस्तेमाल खेल के संतुलन को बिगाड़े बिना किया जा सके तो ये बहुत अच्छा होता। इसके अलावा इस तरह की वस्तु या तो शुरू से ही उपलब्ध होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं। इसे बीच में लाने से खिलाड़ियों पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अब उसे तय करना था कि क्या रखना है और क्या त्यागना है। अगर वह इसे अच्छी तरह से कर पाता तो इसकी बिक्री जरूर खूब होती। इसी समय उसे खालों का ख्याल आया। ज्यादातर कलाकृतियों में खालें थीं। क्या हो अगर वह इन कलाकृतियों को हथियार की खालों में बदल दे? क्या यह एकदम सही नहीं होगा? इसके अलावा वह खालों की एक लहर बेच सकता था और खिलाड़ी निश्चित रूप से उन्हें खरीदेंगे। आग की किरण के आकर्षक रूप की तुलना लकड़ी के एक से करें तो वे दो अलग अलग बंदूकें हो सकती हैं। हाँ, यही तरीका था। विक्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। का चेहरा। कुछ दिनों बाद एक ट्रेंडिंग टॉपिक फिर से उछलकर वीबो पर टॉप 10 में पहुंच गया। इसे एक प्रमुख गेमिंग इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट किया था। शीर्षक था, गूस फैक्ट्री का नया गेम कमजोर, क्या मुफ्त गेम वाकई इतने अच्छे हैं? हाल ही में गेमिंग की दुनिया में सबसे चर्चित घटना गूस फैक्ट्री और एक छोटी कंपनी के बीच संघर्ष रही है। दोनों ने एक ही समय में एक आरपीजी प्रकार का गेम रिलीज किया था। चूंकि इस प्रकार के गेम का घरेलू बाजार अपेक्षाकृत छोटा है, इसलिए गूस फैक्ट्री का इस शैली में प्रवेश एक निवेश हो सकता था। लेकिन परिणाम अच्छे रहे। प्री रजिस्ट्रेशन 4 करोड़ से ज्यादा हो गए और पहले दिन ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हो गई। ये गेमिंग इतिहास में शीर्ष पर है, निस्संदेह इसे अगली बड़ी हिट के रूप में चिन्हित करता है। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसी समय एक और कंपनी, जो उस समय सिर्फ एक स्टूडियो थी, केवल 2 लोगों वाला एक स्टूडियो ने लीजेंड नामक एक आरपीजी गेम रिलीज किया। सभी को आश्चर्य हुआ कि यह एक मुफ्त गेम था। एक संपादक के रूप में मेरी समझ के अनुसार इसे चीन का पहला मुफ्त गेम माना जाता है। जब कंपनी ने पहली बार इसकी घोषणा की तो गेमिंग उद्योग के अंदरूनी लोग हैरान रह गए। वे असल में एक मुफ्त गेम बनाने वाले थे। एक मुफ्त गेम पैसे कैसे कमाएगा? कुछ लोगों ने पहले से ही पंजीकरण करा लिया था, जबकि कुछ ने इसे मार्केटिंग का हथकंडा समझकर मजाक उड़ाया। पहले भी ऐसे ही उदाहरण थे जहां एक छोटे डेवलपर ने एक गेम को मुफ्त घोषित किया था, लेकिन मुफ्त होने के सिर्फ 1 महीने बाद इसे पेड मॉडल में बदल दिया गया, जिसकी खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की। इसलिए ज्यादातर खिलाड़ियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, खासकर क्योंकि कंपनी उस समय सिर्फ 2 लोगों का एक छोटा सा स्टूडियो था। लेकिन इसके लॉन्च के बाद खिलाड़ियों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में एक मुफ्त गेम था। इसने पहले दिन ऑनलाइन खेलने वालों की तुलना में ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि पहले दिन ऑनलाइन खेलने वालों की संख्या 1 लाख से भी कम थी। चूंकि मैं एक गेम रिव्यू ब्लॉगर हूं, इसलिए कुछ प्रशंसकों ने मुझसे इस गेम को देखने के लिए कहा। तो मैं गया और थोड़ा खेला, और एक बार शुरू करने के बाद मैं रुक नहीं पाया। शुरुआती खिलाड़ियों में से एक होने के नाते मैंने सवर लॉन्च के पहले दिन से लेकर रात तक खेला। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कई घंटे बीत चुके हैं। ये पिछले आरपीजी प्रकारों से अलग था, जिसमें पीवीपी और पीवीई मोड का संयोजन था। मुझे याद है पहले दिन जब मैं एक बॉस से लड़ने गया था तो कोई और मुझ पर हमला कर रहा था, जिससे मैं हैरान रह गया था।
आखिरकार अपने कौशल पर भरोसा करते हुए मैंने उसे हरा दिया, जिससे मुझे लगा कि इस गेम में कुछ संभावना है। मैंने कई अन्य गेम प्ले मोड भी आजमाए और उनकी गुणवत्ता किसी मुफ्त गेम से बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि कुछ पेड गेम भी लीजेंड जितने अच्छे नहीं थे। मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाला था सीज ऑफ द सैंड सिटी मोड। मैंने पहली बार इतने सारे लोगों को एक समूह में लड़ते हुए देखा था। यहाँ चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप पर हमला हो ही जाएगा। ये सब सहयोग पर निर्भर करता है। अगर पूरा गिल्ड सहयोग नहीं करता तो वे हार जाएंगे। मैं उस समय तीसरे गिल्ड में शामिल हुआ था और दूसरे गिल्ड द्वारा हमें लगातार परेशान किया जा रहा था। हम में से कुछ ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरी क्षण में दूसरे गिल्ड ने जीत छीन ली। इस मोड का रोमांच कुछ ऐसा है जो मैंने दूसरे खेलों में कभी नहीं देखा। मैंने हर बार सैंड सिटी की घेराबंदी में समय पर भाग लिया है ताकि लीड बोर्ड पर शीर्ष खिलाड़ियों को ढूंढ सकूं। हम कमजोर खिलाड़ी भले ही ताकतवर न हो, लेकिन हमारे पास संख्या बल है। उनमें से किसी एक को मारने से हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। खासकर डिस्ट्रिक्ट 1 में आइस फैंग, मैं अब तक उसे 7-8 बार मार चुका हूं। इस दौरान गूज फैक्ट्री ने एक बार फिर अपनी बढ़त का फायदा उठाया। चूंकि उनके खेल के मैकेनिक्स लीजेंड जितने अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने लीजेंड के पेड फीचर्स को उधार लेने का फैसला किया। हालांकि लीजेंड में ऐसे टॉप अप खेल के संतुलन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। इनगॉट, जिन्हें चार्ज करके प्राप्त किया जा सकता है, गेम के अंदर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कंपनी ने उन बेईमान डेवलपर्स का भी अनुसरण नहीं किया जो कुछ वस्तुओं को केवल पैसे से खरीदने योग्य बनाते हैं, इन गेम मुद्रा से नहीं, और इन पेड वस्तुओं में अत्यधिक शक्तिशाली विशेषताएं होती हैं। इस पहलू में कंपनी ने वाकई बेहतरीन काम किया है। एक मुफ्त गेम के रूप में ये हम आम खिलाड़ियों की ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वह गेम बैलेंस हो या आइटम। अब किसी दूसरे गेम को देखने पर अंतर साफ दिखाई देता है। इसके अलावा लीजेंड सिर्फ इसी के बारे में नहीं है, उनकी सबसे बड़ी सफलता इन गेम मुद्रा प्रणाली है। हाल ही में ऑनलाइन हजारों में बिका एक हथियार लीजेंड का उपकरण था। कंपनी हमेशा सिर्फ आम खिलाड़ियों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उच्च स्तरीय हथियार जारी किए। इन 3 हथियारों के रिलीज होने से लीजेंड खिलाड़ी इनकी ओर आकर्षित हुए। इनके आकर्षक रूप ने हर खिलाड़ी को एक हथियार खरीदने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा इन वस्तुओं को गेम के अंदर भी प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है, जिसका अर्थ है कि हर खिलाड़ी के पास इन हथियारों को प्राप्त करने का मौका है। ये सब खिलाड़ियों की किस्मत पर निर्भर करता है। दुर्भाग्य से इन हथियारों को प्राप्त करना वर्तमान में बहुत मुश्किल है। 1 महीना बीत चुका है और पूरे गेम में अभी भी 1000 से भी कम हथियार बचे हैं, जो उन्हें पाने की मुश्किल को दर्शाता है। अब एक योद्धा के हथियार की संख्या दसियों हजार तक पहुंच गई है, और फिर भी यह अमूल्य और अनुपलब्ध है। खरीदार इन्हें खरीद नहीं सकते। इस समय कंपनी खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी भेजती है। जंगल में राक्षसों की खेती करते समय बक्से पाने का मौका मिलता है। इन बक्सों के लिए चाबियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इन चाबियों को केवल 3 यूनिट इन गेम मुद्रा से खोला जा सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी हर अपडेट के साथ एक चाबी भेजती है, और सबसे निचले स्तर का बक्सा भी, यहाँ तक कि बुरी किस्मत के साथ कुछ आइटम शामिल होंगे, ये खाली नहीं होगा। अगर आप सबसे ऊंचे स्तर का बक्सा खोलते हैं तो आपको हजारों की कीमत की वस्तुएं मिल सकती हैं। इनकी बहुत मांग होती है और इन्हें नीलामी घर में बेचा जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन व्यापार नहीं करना चाहते तो आप ऑफलाइन भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके की सख्त निंदा करता हूं। क्योंकि ऑफलाइन व्यापार करने से पहली बात तो ये कि कोई गारंटी नहीं मिलती, और दूसरी बात इसका मतलब है कि लीजेंड को कोई वस्तु शुल्क नहीं मिलेगा। अगर कंपनी का राजस्व अच्छा नहीं है तो हम खिलाड़ियों को ही नुकसान होगा। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में इस संस्करण को फिर से अपडेट किया है, जिसमें 3 प्रमुख कौशल पुस्तकें शामिल हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ताओवादी खिलाड़ी लगातार कमजोर होने की शिकायत कर रहे थे, क्योंकि यह वर्ग ज्यादा सहायक उन्मुख है। समान युद्ध शक्ति होने के बावजूद योद्धाओं और जादूगरों का सामना करते समय वे आसानी से हार जाते थे। नतीजतन ताओवादी खिलाड़ी बहुत कम थे। रेड शहर की घेराबंदी जैसे बड़े पैमाने के आयोजनों में ताओवादी सिर्फ सहायक, बफर्स डालने और उपचार करने वाले होते थे। लेकिन इस बार कंपनी ने सीधे 3 प्रमुख कौशल पुस्तकों को अपडेट किया। एक बार जब कोई ताओवादी दिव्य पशु को बुलाओ कौशल पुस्तक प्राप्त कर लेता है तो यह एक गुणात्मक छलांग है। एक दिव्य पशु 2 योद्धाओं को आसानी से हरा सकता है। इसने ताओवादियों को तुरंत फिर से लोकप्रिय बना दिया। जो ताओवादी पहले नहीं खेले थे वे भी लोकप्रिय हो गए, और खिलाड़ियों का अनुपात, जो मूल रूप से 20% से भी कम था, अब 30% हो गया है। हालांकि बुलाए गए दिव्य पशु के आंकड़े ऊंचे होते हैं, फिर भी धधकती आग वाला एक कुशल योद्धा उसे हरा सकता है। उदाहरण के लिए डिस्ट्रिक्ट 1 का शीर्ष योद्धा आइस फैंग, मैंने उसे कल दिव्य पशुओं के साथ 2 ताओवादियों का अकेले पीछा करते देखा। तो इस बार कंपनी ने न केवल ताओवादी खिलाड़ियों को कमजोर होने की शिकायत करने से रोका,
आखिरकार ताओवादी की भूमिका मुख्य रूप से सहायक की होती है, आप उसके आंकड़े यूं ही नहीं बढ़ा सकते। फिर खेल कैसे खेला जाएगा? एक ऐसे वर्ग के साथ जो नुकसान भी पहुंचा सकता है और उपचार भी कर सकता है। योद्धा और जादूगर कैसे खेलेंगे? मुझे लगता है कि यह अपडेट बहुत अच्छा है। कंपनी के 2 लोगों के दिमाग ने वाकई हमारी आंखें खोल दीं। इस तरह के खेल में न सिर्फ ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बल्कि वे हमें इसे मुफ्त में खेलने की सुविधा भी देते हैं। अंदर मौजूद चीज़ों की बात करें तो अगर आप एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं तो भी इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि कोई उच्च स्तरीय हथियार गिरा देते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। लीजेंड के बारे में बात खत्म करने के बाद चलिए शुरुआत में लौटते हैं। चूंकि इसका मुकाबला गूज फैक्ट्री के नए गेम ट्वाइलाइट वर्ल्ड से था, तो गूज फैक्ट्री का नतीजा क्या रहा? क्योंकि दोनों एक ही तरह के गेम हैं और इसके विशाल आकार के कारण मैंने पहले गूज फैक्ट्री के आंकड़ों का जिक्र किया था। हालांकि मेरे कहे बिना ही सबको पता है कि गूज फैक्ट्री कैसी है। एक बार लीजेंड की नकल करने की कोशिश करने के बाद उन्हें मजबूरन उस संस्करण को वापस लेना पड़ा। लेकिन वे खिलाड़ियों को छोड़ने से नहीं रोक सकते थे, इसलिए वे इसे फिर से डिज़ाइन करने के लिए गूज फैक्ट्री के शीर्ष डिज़ाइनर चेन मिंग को ही ला पाए। इस कदम में निस्संदेह एक बड़ा जोखिम था। अगर वह कामयाब होता तो खिलाड़ी शिकायत नहीं करते। आखिरकार डिज़ाइनर चेन मिंग की प्रतिष्ठा तो स्थापित थी। ज़्यादातर लोग यही मानते कि अगर वह कमान संभालता तो कामयाब होता, लेकिन अगर वह नाकाम होता तो क्या होता? और नतीजा ये हुआ कि डिज़ाइनर चेन मिंग नाकाम हो गया। उसने एक बार फिर लीजेंड के गेमप्ले की नकल की और लीजेंड की प्रतिस्पर्धी प्रणाली को जोड़ा, लेकिन वह ट्वाइलाइट वर्ल्ड की वास्तविक स्थिति पर विचार करने में चूक गया। मैं ये बात पीछे मुड़कर देखकर कहूँगा, अगर आप उसे आधा महीना भी देते तो भी कोई इसे ठीक नहीं कर सकता था। आखिरकार ट्वाइलाइट वर्ल्ड को उसने तो डिज़ाइन नहीं किया था। अब गूज फैक्ट्री को नाकाम कहा जा सकता है। एक शीर्ष घरेलू गेम निर्माता सिर्फ 2 लोगों वाले एक छोटे से स्टूडियो द्वारा बनाए गए गेम के सामने पूरी तरह से हार गया। जब मैं ये पोस्ट लिख रहा हूँ तब तक लीजेंड के ऑनलाइन समवर्ती उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों के स्तर पर पहुँच चुकी है। मेरा मानना है कि लीजेंड अगला बेहद लोकप्रिय गेम है। किसी गेम के लोकप्रिय होने का मूल कारण उसकी गुणवत्ता है, न कि यह कि वह पे टू प्ले है या फ्री टू प्ले। लेकिन कंपनी ने मुफ्त में खेलना चुना, जो घरेलू स्तर पर एक प्रयोग था, और आज उनके प्रयास रंग ला रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उनके मुनाफे की स्थिति कैसी है, लेकिन खेल को देखते हुए ज़्यादातर खिलाड़ियों को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खिलाड़ियों की इतनी बड़ी संख्या के साथ उन्हें जो सर्वर और दूसरे उपकरण खरीदने पड़ते हैं, उनकी कीमत ज़रूर ज़्यादा होगी। मैं बस इतना कह सकता हूं कि कंपनी हमारे घरेलू गेम निर्माताओं के बीच एक उभरता हुआ सितारा है। आगे बढ़ते रहो कंपनी। मुझे उम्मीद है कि यह किंवदंती और भी बेहतर होती जाएगी। ये पोस्ट सुबह प्रकाशित हुई थी और दोपहर तक ये तुरंत एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। इसके नीचे पहले से ही ढेरों टिप्पणियां थीं और अब तक लाखों लोग टिप्पणियां कर चुके हैं और व्यूज़ की संख्या 10 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। खासकर लीजेंड खिलाड़ी, जिन्होंने एक के बाद एक अपनी बात रखी। लीजेंड शानदार है, कंपनी शानदार है। मैं अभी मिडिल स्कूल का छात्र हूँ। हालांकि मेरे परिवार के पास कंप्यूटर है, मैं आमतौर पर ज़्यादा देर तक गेम नहीं खेल पाता, फिर भी मेरे हफ्ते के गेमिंग खर्च में 70 या 80 युआन लगते थे। लेकिन जब से मैंने लीजेंड खेलना शुरू किया है, मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है और कुछ 100 कमाए हैं। लीजेंड एक अभूतपूर्व गेम। मैं पहले से ही घरेलू गेम्स का उदय देख सकता हूँ। आगे बढ़ते रहो कंपनी। मैंने दूसरे गेम्स भी छोड़ दिए हैं। मुझे प्रतिस्पर्धी सिस्टम और रेत शहर की घेराबंदी बहुत पसंद है। काश मैं हर दिन रेत शहर की घेराबंदी में हिस्सा ले पाता, यह एहसास बहुत ही रोमांचक है। कंपनी में वाकई एक ज़मीर है। हर खिलाड़ी गेम खेलने का खर्च नहीं उठा सकता। ज़्यादातर लोगों के पास समय तो होता है, लेकिन खेलने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन कंपनी उन खिलाड़ियों को असली गेम्स का आनंद लेने देती है। मुझे उम्मीद है कि कंपनी और भी बेहतर गेम बना पाएगी। भले ही वे खरीद कर खेलने वाले गेम हो, हम उनका पुरजोर समर्थन करेंगे। लीजेंड प्लेयर रिपोर्टिंग। आगे बढ़ते रहो लीजेंड। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में और भी बेहतर इवेंट होंगे। और इसी तरह टिप्पणी अनुभाग ऐसी ही टिप्पणियों से भरा पड़ा था। साथ ही इस पोस्ट ने खिलाड़ियों को खेलों के बीच के अंतर के बारे में भी जागरूक किया। जिन लोगों ने लीजेंड खेला है, वे स्वाभाविक रूप से लीजेंड और ट्वाइलाइट वर्ल्ड के बीच के संघर्ष को जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अब इस पोस्ट के प्रचार से ज़्यादातर लोग लीजेंड के बारे में जानेंगे और यह गूज फैक्ट्री के ट्वाइलाइट वर्ल्ड के लिए एक बड़ा झटका होगा। 2 गेम, एक पे टू प्ले, एक फ्री टू प्ले, और फ्री गेम की गुणवत्ता पेड गेम से भी बेहतर है। स्वाभाविक रूप से ट्वाइलाइट वर्ल्ड के खिलाड़ी लीजेंड जरूर खेलेंगे। ट्वाइलाइट वर्ल्ड के लिए, चाहे वे इसे कैसे भी संभालें, गिरावट अपरिवर्तनीय होगी। आखिरकार डिज़ाइनर चेन मिंग को इसे अपडेट करने के लिए पहले ही एक बार लाया गया था, लेकिन वह असफल रहे। अब उसकी प्रतिष्ठा के कारण आने वाले खिलाड़ी भी उसका समर्थन नहीं करेंगे।
आपने जो गेम डिज़ाइन किया है वह बेकार है और बगल में एक बेहतर मुफ्त गेम मौजूद है। हम मुफ्त वाले की बजाय आपका बेकार गेम क्यों खेलें? बेशक वे गेम को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि उनका गेम विफल रहा और उन्हें खिलाड़ियों को पैसे भी वापस करने होंगे। गूस फैक्ट्री निश्चित रूप से खिलाड़ियों को 2 महीने की कमाई वापस नहीं करेगी, यह कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा खराब होगी और इससे डिज़ाइनर चेन मिंग की प्रतिष्ठा पर भी दाग लगेगा। और यह पोस्ट कंपनी के लिए एक शानदार खबर होगी। और विक्की और रामू के लिए, बूढ़े जू, क्या तुमने पोस्ट देखी? रामू अंदर आया और पूछा। विक्की ने सिर हिलाया। किसी ने उसे टैग किया था जिससे उसे पता चला। दुनिया की दौलत आखिरकार हमारे पास आ ही गई, रामू ने उत्साह से कहा। इस पोस्ट ने हमारी प्रगति को सीधे तौर पर तेज कर दिया है। मैं पहले अगले हफ्ते तक अपडेट करने की सोच रहा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं तो हमें आज रात अपडेट कर देना चाहिए। कल शनिवार है और सैंड सिटी की दूसरी क्रॉसओवर घेराबंदी फिर से शुरू हो रही है। मैं इस बढ़ती लोकप्रियता का इस्तेमाल हमारे ऑनलाइन समवर्ती उपयोगकर्ताओं को एक और स्तर ऊपर ले जाने के लिए करना चाहता हूं। रामू ने भी सिर हिलाया। पिछले क्रॉसओवर अपडेट ने हमारे ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। इस बार शायद हम एक ही बार में 12 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। तुम बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो। लगभग 15 मिलियन का अनुमान लगाओ। तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? विक्की हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि मैं खिलाड़ियों के सुझाव सुनता हूं। इसके बाद उसने आधिकारिक वीबो अकाउंट पर इस खबर की घोषणा की। चूंकि शुक्रवार था, इसलिए आज खिलाड़ियों की संख्या पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी। अब तक 11 मिलियन समवर्ती उपयोगकर्ता पहुंच चुके हैं। उनका पिछला अनुमान शायद बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी रहा होगा। विक्की ने आगे कहा, उद्योग चाहे कोई भी हो, जब तक आप गलतियां नहीं करते तब तक सब ठीक रहेगा। ऐसे निर्माता हमेशा होते हैं जो अपना दिमाग खो देते हैं, ये सोचकर कि वे खिलाड़ियों को नाराज़ कर सकते हैं और फिर भी खिलाड़ियों को खेल खेलना सिखाने की कोशिश करते हैं। किसी के शब्दों में कहूं तो हमारे प्रतिस्पर्धी तो बिल्कुल बेकार हैं। विक्की की बातें सुनकर रामू खिलखिलाकर हंस पड़ा। विक्की सही था, जब तक वे गलतियां नहीं करते और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलते रहते तब तक सब ठीक रहेगा। ठीक है ओल्ड बॉय, अब जब हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है तो हमें बस कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। लेकिन मेरे पास एक विचार है। यह एक नई पहल है, ऐसा कुछ जो दुनिया में कहीं नहीं किया गया है। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। हमारे पास इतना बड़ा खिलाड़ी आधार है, यह एक बहुत बड़ा संसाधन है। हमें इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? क्या मतलब है? रामू पूरी तरह से उलझन में था। मैं टूर्नामेंट बनाना चाहता हूँ। शनिवार सुबह 10 बजे आखिरकार अपडेट हो गया, राहुल ने गेम में प्रवेश करने के लिए क्लिक करते हुए कहा। यह अपडेट पिछले अपडेट से अलग था। यह सुबह 4 बजे शुरू हुआ और सुबह 10 बजे तक चला। किसी भी गेम कंपनी ने दिन में अपडेट करने जैसा अपडेट पहले कभी नहीं किया था। कंपनी ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया भी था। शनिवार खिलाड़ियों के लिए आराम का दिन होना चाहिए। अगर अपडेट का समय सुबह 6 बजे निर्धारित किया जाता तो जो खिलाड़ी 5 दिनों से पहले ही जल्दी उठ चुके हैं उन्हें शनिवार को फिर से जल्दी उठना पड़ता। खिलाड़ियों का ध्यान रखते हुए उन्हें देर तक सोने की अनुमति देने के लिए अपडेट का अंतिम समय सुबह 10 बजे कर दिया गया। ये संदेश देखकर राहुल हंसी और आंसू के बीच फंस गया। यह उसके लिए बेकार था। उसकी दिनचर्या सुबह 10 बजे स्ट्रीमिंग शुरू करने और शाम तक जारी रखने की थी। हालांकि लाइव स्ट्रीम में सभी खिलाड़ियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ये कंपनी की ही वजह से होना चाहिए। हम 5 दिनों से पहले ही जल्दी उठ चुके हैं और एक अपडेट की वजह से हर कोई तुरंत जानना चाहेगा कि क्या अपडेट हुआ है, यानी एक बार फिर जल्दी शुरुआत। इस बार हम देर तक सो भी सकते हैं। जब हम उठेंगे तो गेम अपडेट पूरा हो चुका होगा, इसलिए हम न तो देर तक सोने से चूकेंगे और न ही गेम खेलने से। बस अब बहुत हो गई बात भाई, मैं पहले 98 टॉप अप करूंगा। सिर्फ 98? क्या तुम इतने कंजूस हो? मैंने पहले ही 328 टॉप अप कर लिए हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी तो सिर्फ 10:01 बजे हैं। तुम पहले ही टॉप अप कर चुके हो। राहुल ने बुलेट कमेंट्स देखना बंद कर दिया और गेम खोल दिया। वह जानना चाहता था कि इस बार क्या अपडेट हुआ है। पिछले कुछ अपडेट उसे और खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छे लगे थे। 3 बड़े हथियार और 3 बड़ी स्किल बुक्स। हालांकि उसे अभी भी कोई फैसला नहीं आया था, फिर भी हर कोई ऐसी चीज़ें चाहता था। वह सोच रहा था कि क्या इस बार कोई और उपकरण अपडेट होगा। पिछली बार एक जादूगर खिलाड़ी ने उसकी लाइव स्ट्रीम में कमज़ोर होने की शिकायत की थी। उनका मानना था कि सबक खुलने के बाद से योद्धा मजबूत रहे हैं और उनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा थी। पिछली बार स्किल बुक्स अपडेट के बाद ताओवादी खिलाड़ी भी आगे बढ़ने लगे थे। एक ताओवादी जिसके पास कुत्तों की किताब हो जादूगरों का पीछा कर सकता था, लेकिन उनके जादूगर खिलाड़ियों के पास कुछ भी नहीं था। हालांकि हथियार और कौशल उन्नत थे, योद्धाओं और ताओवादियों के लिए लाभ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा थे।
इसके लिए राहुल ने अपने लाइव स्ट्रीम में जादूगर खिलाड़ियों से बहस भी की। जादूगर अभी भी कमज़ोर हैं। राक्षसों से लड़ते समय वे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और राक्षसों को मारने की उनकी क्षमता सबसे तेज होती है। इसके अलावा बड़े पैमाने की लड़ाइयों के दौरान जमीन आग से ढकी होती है। अगर वह एक महान योद्धा उसमें से गुजर भी जाए तो भी वह अपना आधा से ज्यादा स्वास्थ्य खो देगा। और तीनों व्यवसायों में जादूगर का नुकसान सबसे ज्यादा होता है। हालांकि जादूगर थोड़े कमजोर होते हैं लेकिन वे दूर से नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या कमजोर होना सामान्य बात नहीं है। राहुल ने चाहे जो भी कहा हो, जादूगर खिलाड़ी फिर भी जोर देकर कहते रहे कि अगर कोई योद्धा पास आ जाए तो वे बस मौत का इंतजार कर सकते हैं। खेल में प्रवेश करते ही एक अपडेट की घोषणा सामने आई। इस अपडेट में 4 विशेष रिंग जोड़ी गई हैं। टेलीपोर्टेशन रिंग, लक्ष्य स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। शरीर सुरक्षा रिंग, हमला होने पर सबसे पहले जादुई शक्ति कम हो जाती है। जादुई शक्ति समाप्त होने पर स्वास्थ्य कम हो जाता है। पक्षाघात रिंग, हमला करते समय प्रतिद्वंद्वी को 3 सेकंड के लिए पंगु बनाने का मौका, उन्हें हमला करने, कौशल या वस्तुओं का उपयोग करने से रोकना। पुनरुत्थान रिंग, जब स्वास्थ्य शून्य हो जाता है तो पुनरुत्थान रिंग सक्रिय हो जाती है। इसे पहनने वाला 30% स्वास्थ्य और जादुई शक्ति के साथ उसी स्थान पर पुनर्जीवित हो जाएगा। ऊपर बताई गई सभी 4 विशेष रिंग जंगली राक्षसों द्वारा गिराई जाती हैं। दरअसल विक्की ने इन 4 विशेष रिंगों के गुणों में बदलाव किया था। मूल पक्षाघात बहुत अधिक शक्तिशाली था, जो 5 सेकंड तक रहता था, जो किसी को मारने के लिए पर्याप्त समय था। पुनरुत्थान वलय के रूप में इसकी स्थायित्व को हटा दिया गया और 30% स्वास्थ्य पर पुनरुत्थान के साथ बदल दिया गया, क्योंकि उन्होंने 4 विशेष वलयों के लिए कौशल पुस्तकों की तरह ही बेहद कम ड्रॉप दर की योजना बनाई थी। यदि दाना खिलाड़ियों को लगता है कि पिछले 2 अपडेट योद्धाओं और ताओवादियों के पक्ष में थे, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। कोई अन्य कारण नहीं, क्योंकि शरीर सुरक्षा वलय दानाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। इस ढाल के साथ वे पूरी तरह से बच सकते हैं। मन बार के रूप में जब विक्की ने मूल रूप से इसे डिजाइन किया था तो दाना के पास 3 व्यवसायों में सबसे अधिक मन बार था, इसलिए शरीर सुरक्षा वलय उनके लिए बहुत उपयुक्त है। केवल टेलीपोर्टेशन और पुनरुत्थान प्रत्येक व्यवसाय के लिए बहुत उपयुक्त हैं, विशेष रूप से पुनरुत्थान वलय, जिसकी ड्रॉप दर सबसे कम होगी, यहाँ तक कि कुत्ते की किताब से भी कम। ये भी एक उच्च स्तरीय नक्शा था, लेकिन यह उच्च स्तरीय नक्शा पिछले सभी नक्शों से बड़ा था और एक नक्शा तो पिछले 2 नौसिखिए नक्शों के कुल योग से भी बड़ा था। इसके अलावा मूल बॉस के अलावा एक नया अल्टीमेट बॉस भी जोड़ा गया था। अल्टीमेट बॉस नक्शे के किसी भी कोने में छिपा हो सकता है, जिसका कोई निश्चित स्पॉन पॉइंट या कूलडाउन नहीं है। खिलाड़ियों को उसे ढूंढना होगा और अल्टीमेट बॉस को हराने पर अच्छे इनाम मिलेंगे। इससे राहुल खुश हुआ, नया नक्शा मिलना अच्छा था। अब चूंकि खिलाड़ियों का स्तर बढ़ गया था, इसलिए वे अब नौसिखिए नक्शों पर नहीं जाते थे। वहां कोई अच्छा उपकरण नहीं मिलता था और अनुभव भी कम मिलता था। और यह नया अपडेट किया गया नक्शा इतना बड़ा था कि इसमें प्रवेश की आवश्यकता 33वें स्तर पर थी। ज्यादातर खिलाड़ी उस समय 30 के दशक में थे। इसके अलावा लीजेंड अब 50वें स्तर तक खुल गया था। पहले अधिकतम स्तर 40 था, लेकिन अब जब 50 खुल गया है तो इसका मतलब है कि ज्यादा ग्राइंडिंग करनी होगी। दरअसल अभी तक कोई भी 40वें स्तर तक नहीं पहुंचा था। फिलहाल उनके डिस्ट्रिक्ट 1 में सबसे ऊंचा स्तर 38वां था, जो 40 से अभी भी 2 स्तर दूर था। बाद के स्तरों के लिए बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत थी और उन्हें ऊपर ले जाना आसान नहीं था। वह खुद सिर्फ 36वें स्तर का था, और वह भी दिन में 5-6 घंटे राक्षसों को ग्राइंड करने और खोज करने में बिताने के बाद। अपडेट की सामग्री पढ़ने के बाद राहुल बहुत संतुष्ट हुआ, खासकर 4 विशेष रिंगों से। टेलीपोर्टेशन का कोई असर नहीं दिख रहा था, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। टेलीपोर्टेशन रिंग के साथ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी। निर्देशांक उपलब्ध होने पर कोई सीधे टेलीपोर्ट कर सकता था। बॉडी प्रोटेक्शन रिंग स्पष्ट रूप से कंपनी द्वारा मैच खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई थी, लेकिन पैरालिसिस रिंग अलग थी। क्या ये विशेष रूप से उनके योद्धाओं के लिए तैयार नहीं की गई थी? अगर वे भाग्यशाली होते और किसी को लकवाग्रस्त कर पाते तो वे उसे काटकर मार सकते थे। जहां तक पुनरुत्थान की बात है, हर खिलाड़ी यही चाहता था। युद्ध के दौरान पुनर्जीवित होना सबसे उपयोगी होता था। बस अफसोस की बात यह थी कि अखाड़े में रिंग क्षमताओं की अनुमति नहीं थी, वरना लकवाग्रस्त और पुनरुत्थान के साथ अखाड़े में नरसंहार हो जाता। दूसरों से 30% ज्यादा स्वास्थ्य होने पर कोई लड़ भी कैसे सकता था। भाइयों, यह अपडेट वाकई कमाल का है, खासकर नया नक्शा। इसका मतलब है कि जजमेंट के लिए खेती करने की एक और जगह है, राहुल ने कैमरे से कहा। अरे स्ट्रीमर, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस बदकिस्मत हो। खुद जजमेंट लेने के बारे में सोचना भी मत, अगर नहीं ले सकते तो खरीद ही लो। जिला 1 में अभी लगभग 30 जजमेंट हैं, उसे खरीदने की बारी उसकी कैसे आ सकती है?
जब तक उसे पता चलेगा तब तक कोई बॉस उसे खरीद चुका होगा और ज्यादातर खिलाड़ी खुद ही उसका इस्तेमाल करेंगे। उसे कौन बेचेगा? राहुल भी लाचार था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है, लेकिन उसे जजमेंट नहीं मिल रहा था। हर बार जब वह लोगों को बॉस से लड़ने ले जाता तो वह गिरता ही नहीं था। एक बार एक हड्डी का जैद गिरा जिससे वह लगभग पागल हो गया, लेकिन फिर भी जजमेंट नहीं मिला। उसने गिल्ड के लोगों से ये भी कहा कि अगर किसी को जजमेंट मिलता है तो वे उससे संपर्क करें और वह उसे ज़रूर खरीद लेगा। लेकिन उसे अभी भी जजमेंट नहीं मिला था। बहुत हो गई बात भाइयों, मैं गिल्ड के सदस्यों को नए मैप पर जजमेंट की खेती करने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। इस समय उनके गिल्ड में 20 से ज़्यादा लोग पहले से ही ऑनलाइन थे। वाइस गिल्ड लीडर होने के नाते उन्होंने सभी सदस्यों को सीधे एट मेंशन किया। चलो बॉस से लड़ने के लिए सीधे नए जारी किए गए मैप पर चलते हैं। कौन जाने यह नया बॉस कोई फैसला सुना ही दे। ये कहकर राहुल दौड़कर मैप में घुस गया। इस समय ज्यादातर लोग ऑनलाइन थे और नए मैप के बारे में जानकर वे सभी उसे देखना चाहते थे। बड़े गिल्ड के सदस्य स्वाभाविक रूप से दूसरों को ये बॉस वाली जगह नहीं देते। मैप में घुसकर और चारों ओर देखकर राहुल थोड़ा हैरान हुआ। यह मैप बहुत जटिल था, छोटे मैप के साथ भी कोई आसानी से खो सकता था। ये लगभग एक भूल भुलैया जैसा था। ऐसी जगह पर बॉस का स्थान अभी भी अज्ञात था, जिससे बॉस को ढूंढना वाकई मुश्किल हो गया था। लोगों को इकट्ठा करने के बाद लाचार राहुल के पास बस यही विकल्प था कि दूसरे सदस्य बॉस को ढूंढें। अगर वे अभी बॉस को नहीं ढूंढ पाए तो दूसरे भी नहीं ढूंढ पाएंगे। प्राथमिकता बॉस को जल्दी से ढूंढने की थी। अगर कोई और पहले वहां पहुंच गया तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जहां तक घोषणा में बताए गए अल्टीमेट बॉस की बात है, यह अभी भी अनिश्चित था कि वे उससे मिलेंगे भी या नहीं। इधर उधर घूमने के बाद उसने खुद को नक्शे में खोया हुआ पाया। हर जगह खुले रास्ते थे और उसे अभी भी रास्ता खोजने के लिए मिनी मैप पर निर्भर रहना पड़ रहा था। कितना अजीब है, ये कैसा नक्शा है, भागना कितना मुश्किल है। 5 मिनट हो गए हैं और बॉस की तो बात ही छोड़िए, मुझे लड़ने के लिए कोई राक्षस भी नहीं मिला। ये वाकई अजीब है। तभी वह एक कोने में पहुंचा जहां एक गड्ढा था। उसने ध्यान नहीं दिया और सीधे अंदर चला गया। हो, राहुल की कंप्यूटर स्क्रीन काली हो गई, फिर चमक उठी। ये कौन सी जगह है? राहुल ने आश्चर्य से नक्शे को देखा। क्या ये डिस्ट्रिक्ट 2 हो सकता है? लेकिन डिस्ट्रिक्ट 2 के नक्शे तक पहुंचने का ऐसा कोई रास्ता नहीं था। अगर यह वह जगह नहीं है तो क्या ये कोई छिपा हुआ इलाका हो सकता है? इससे राहुल की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने स्क्रीन से कहा, भाइयों, यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। नक्शे की सामग्री को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई वेदी हो। हालांकि वहां काफी रोशनी थी, फिर भी यहाँ एक भी राक्षस नहीं था। वह कुछ कदम चला और उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके ऊपर एक संदेश दिखाई दिया। आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है, साहसी लोगों कृपया सावधान रहें। खतरनाक? क्या ये कोई परम बॉस हो सकता है? राहुल की आंखें चमक उठीं। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधे अंदर चला गया। वह पूरे जिले में एक शीर्षस्थ विशेषज्ञ था और वह स्वयं एक महान योद्धा था। वह छोटे छोटे बॉस को अकेले ही हरा सकता था और वह देखना चाहता था कि यह अल्टीमेट बॉस कितना शक्तिशाली है। अंदर जाते ही स्क्रीन के किनारे टिमटिमाने लगे। अचानक उसके पैरों के नीचे से एक टेंटेकल निकला जिसने उसके स्वास्थ्य का 5वां हिस्सा तुरंत खत्म कर दिया। राहुल भी चौंक गया। यह क्या चीज थी जो एकदम से उसका इतना स्वास्थ्य ले रही थी? उसने अभी तक बॉस की परछाई भी नहीं देखी थी। भाइयों, यहाँ कुछ गंदा है, उसने औषधि लेते हुए सावधानी से कहा, वरना कुछ और वार और वह मर जाता। और बीच में उसे एक बड़ा राक्षस दिखाई दिया जिसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, लाल चंद्र दानव। इसके तुरंत बाद उसके पैरों के नीचे एक और टेंटेकल दिखाई दिया। ये देखकर वह जल्दी से बच गया, वरना उस वार ने उसके स्वास्थ्य के कई बार छीन लिए होते। फिर उसने बॉस का स्वास्थ्य देखा, 1,00,000 स्वास्थ्य। अभी उसके पास केवल 300 स्वास्थ्य थे। इस बॉस का स्वास्थ्य 1,00,000 था, इसे हराने में कितना समय लगेगा? साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह अकेले हरा सके, और यह निश्चित रूप से अल्टीमेट बॉस था। आमतौर पर उच्च स्तरीय मानचित्रों में बॉस की सेहत लगभग 30,000 होती है। ये तो सीधे बढ़कर 1,00,000 हो गया, तो यही होगा। हाँ भाइयों, हम उड़ान भरने वाले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपडेट के तुरंत बाद अल्टीमेट बॉस मिल जाएगा और मैं सबसे पहले हूँ। मुझे निर्देशांक भेजो, जल्दी से गिल्ड सदस्यों को एक साथ लड़ने के लिए बुलाओ। शायद जल्द ही मेरा फैसला मेरे हाथ में आ जाए। निर्देशांक भेजने के बाद वह दंग रह गया। यह एक अनोखा अलग क्षेत्र था, रेड मून मानचित्र के भीतर नहीं। अब क्या करें? सौभाग्य से कई लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, कई हजार। किसी ने चैट में उस जगह के निर्देशांक पोस्ट कर दिए जहां वह अभी आया था। राहुल ने तुरंत इसे गिल्ड चैट में पोस्ट कर दिया, लोगों से जल्दी आने का आग्रह किया।
इस बिंदु पर वह भी पीछे हट गया। अब रेड मून दानव से कोई मुकाबला नहीं, अन्यथा वह जल्द ही मारा जाता। थोड़ी देर बाद कई लोग अंदर आए, सभी उसके गिल्ड से। लेकिन राहुल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह उस समय लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और डिस्ट्रिक्ट 1 के दूसरे गिल्ड के लोग उसकी स्ट्रीम देख रहे थे। निर्देशांक अब सार्वजनिक रूप से प्रकट हो गए थे। जिन गिल्डों को लगता था कि उनमें राहुल के गिल्ड से मुकाबला करने की ताकत है, वे स्वाभाविक रूप से इस अल्टीमेट बॉस को भी चाहते थे। उनके सभी गिल्ड सदस्यों के आने से पहले ही दूसरे गिल्ड के लोग आने लगे। यह देखकर कि वे दूसरे गिल्ड से थे, राहुल निर्णायक कार्रवाई की। कई लोगों ने मिलकर उन्हें सीधे नीचे गिरा दिया। तभी राहुल को एहसास हुआ कि इस अल्टीमेट बॉस का ठिकाना अब जिला 1 में सबको पता चल गया है। अब वह केवल सभी गिल्ड सदस्यों को ही बुला सकता था, अन्यथा वे इस बॉस को पकड़ नहीं पाते। ये पहला अल्टीमेट बॉस था। पिछले अनुभव के आधार पर किसी बॉस को पहली बार मारने पर मिलने वाले इनाम निश्चित रूप से कम नहीं होते। जजमेंट और ब्लेजिंग फायर जैसी चीजें मिलने की बहुत ज्यादा संभावना थी। हो सकता है कि इस अपडेट से 4 खास रिंग भी गिर जाएं। वह अब इतना सोच भी नहीं सकता था। राहुल ने तुरंत लोगों को फोन करना शुरू कर दिया। फोन उठाने लगा। राहुल, तुम मुझे इतनी सुबह क्यों फोन कर रहे हो? दूसरी तरफ से एक सुस्त आवाज आई, मानो वह अभी उठा हो। गिल्ड लीडर, जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ। इस अपडेट के साथ एक अल्टीमेट बॉस आया है और मुझे ये बॉस सबसे पहले मिला है। लेकिन लोकेशन का पता चल गया है और हमारे जिले के दूसरे लोग अब दौड़कर आ रहे हैं। राहुल ने जिस व्यक्ति को बुलाया था वह उनका गिल्ड लीडर ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज था, जो डिस्ट्रिक्ट 1 के 10 महान योद्धाओं में से एक था और एक महान योद्धा भी था। ये सुनकर दूसरा पक्ष एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत बोला, मैं समझ गया, मैं तुरंत लॉग ऑन करूंगा। रुको, चाहे कुछ भी हो जाए इसे मत खोना। ये पहला अल्टीमेट बॉस हमारा होना चाहिए। कुछ सेकंड बाद पूरे गिल्ड चैट में ग्रुप के मालिक ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने सभी सदस्यों का उल्लेख किया, उन्हें अल्टीमेट बॉस के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए जल्दी से लॉग ऑन करने का आग्रह किया। जल्द ही मूल 30 या 40 लोग तुरंत 100 से अधिक हो गए। निर्देशांक प्राप्त करने के बाद हर कोई इस स्थान की ओर दौड़ रहा था। लेकिन इस समय राहुल और उसके दर्जन भर साथी लगभग टिक नहीं पा रहे थे। हालांकि आने वाले लोग बहुत मजबूत नहीं थे, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने गिल्ड चैट में कहा। ये देखकर गिल्ड के खिलाड़ी जल्दी से गिल्ड वॉइस चैट में शामिल हो गए। राहुल, हालात कैसे हैं? क्या तुम अभी भी रुक सकते हो? हम अभी आ रहे हैं। ये कैसा नक्शा है? यह इतना घुमावदार है, मैं 2 बार रास्ता भटक चुका हूँ, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने शिकायत करते हुए पूछा। हम लगभग रुक नहीं पा रहे हैं। 30 से ज्यादा लोग अंदर आ चुके हैं और अभी और लोग आ रहे हैं। मेरा नाम पहले ही लाल कर दिया गया है और अब आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं है, वरना मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो रुको मत, थोड़ा पीछे हटो, लेकिन कुछ लोगों को साथ रखना सुनिश्चित करो। राहुल वह भी लाचार था, अब वे बस भाग रहे थे। शुक्र है कि अभी भी 2 पुजारी थे, इसलिए वह अभी गिरा नहीं, वरना वह बहुत पहले ही मर चुका होता। उसके पास अभी अच्छे उपकरणों का पूरा सेट था, सिवाय इसके कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। अगर वह रेड नेम के दौरान मारा जाता तो वह कम से कम एक उपकरण खो देता जिससे उसका दिल टूट जाता। क्या तुम अभी तक यहाँ आए हो? राहुल माइक में चिल्लाया। 1 मिनट बाद, जैसे ही वह हार मानने ही वाला था, गिल्ड के सदस्य आ चुके थे। 50-60 लोग सीधे दौड़े, गिल्ड मोड चालू किया और जो भी उन्हें दिखाई दिया उस पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद सभी लोगों का निपटारा हो गया। इस समय राहुल का स्वास्थ्य बहुत कमजोर था, केवल 30 से ज्यादा अंक बचे थे। एक और बार और वह मर जाएगा। जब सभी लोग अंदर आ गए तभी उसे आखिरकार राहत मिली और उसने जल्दी से अपना लाल नाम मिटाने के लिए एक औषधि खरीदी। परम बॉस कैसा दिखता है? ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने माइक पर पूछा। ये बहुत शक्तिशाली है, इसके 1 लाख स्वास्थ्य अंक हैं और इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। इसे हराने के लिए हमें शायद पूरे गिल्ड को जुटाना होगा, राहुल ने जवाब दिया। ठीक है, हम में से 50 लोग बॉस से लड़ने के लिए अंदर जाएंगे और बाकी लोग बाहर पहरा देंगे। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले बॉस को मारना था, अगर वे और देर करते तो सभी पहुंच जाते। सौभाग्य से इस समय तक उनके गिल्ड के 100 से ज्यादा सदस्य आ चुके थे और बाकी लोग भी लॉग इन कर रहे थे। हालांकि ये स्थान अब पूरे सभा को पता था और उन्हें सभा में सभी का सामना करना पड़ता। उनका एकमात्र फायदा ये था कि यहाँ प्रवेश द्वार छोटा था और बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था। जब तक वे प्रवेश द्वार पर कब्जा करते, अंदर आने वाला कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाता। जब तक प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति महान योद्धा न हो, तब तक वे तुरंत मारे नहीं जा सकते थे। उसने अभी अभी दूसरों की जांच की थी और ज्यादातर लोग ऑनलाइन नहीं थे। शनिवार होने के कारण ज्यादातर लोग घर में सो रहे थे और आज रात रेत नगरी की घेराबंदी का इंतजार कर रहे थे। वे इस समय ऑनलाइन नहीं होंगे।
अगर कोई उन्हें बता भी दे तो जब तक वे लॉग ऑन करके अपने लोगों को संगठित करते तब तक बॉस उनका हो चुका होता। लेकिन स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब थी। उनमें से 50 लोग बॉस से लड़ने के लिए अंदर गए, जबकि बाकी लोग प्रवेश द्वार की रखवाली करने लगे। रहस्यों का अवलोकन भी दूसरों को रोकने के लिए बाहर रहा, जबकि राहुल अंदर लड़ाई का नेतृत्व कर रहा था। दुर्भाग्य से शंकर उस समय मौजूद नहीं थे। आज सुबह उनकी क्लास थी और वे खेल नहीं पाए, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। वरना सब के शीर्ष योद्धा के रूप में उनकी ताकत के साथ उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता। इस समय बड़ी संख्या में लोग राहुल के लाइव स्ट्रीम में भी उमड़ पड़े। सभी ये देखना चाहते थे कि नया अपडेटेड अल्टीमेट बॉस कैसा दिखता है। लेकिन उसके लाखों हेल्थ पॉइंट्स देखकर वे ठिठक गए। ये बॉस बहुत शक्तिशाली था, कुछ छोटे गिल्ड भी इसे हरा नहीं पाएंगे। 20 मिनट बीत गए और राहुल और उसकी टीम ने पहले ही बॉस की सेहत को 2/3 कम कर दिया था। बाहर ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज और उसके कुछ साथी टिकने में असमर्थ होने के कगार पर थे। बाहर के सभी लोग रेड नेम वाले हो गए थे। ये तब था जब उन्होंने पहले ही एक बार रेड नेम साफ कर दिए थे। अब उनके पास केवल 20 से कुछ अधिक सदस्य बचे थे। वे अब और नहीं टिक सकते थे। अब न केवल संपूर्ण अल्टीमेट बॉस मैप बल्कि पूरा रेड मून मैप भी लोगों से खचाखच भरा था। बड़ी संख्या में खिलाड़ी अंदर घुस आए और उनके अन्य गिल्ड सदस्य अंदर नहीं जा सके। उन शक्तिशाली गिल्ड ने अपने गिल्ड सदस्यों को देखते ही उन पर सीधा हमला कर दिया। उन्होंने उन्हें समर्थन प्रदान करने का कोई मौका नहीं दिया, जिसका उद्देश्य अंदर के लोगों को धीरे धीरे कमजोर करना था। क्योंकि राहुल भी स्ट्रीमिंग कर रहा था, बॉस का स्वास्थ्य बाहर वालों को भी पता था। ये पहला बॉस था और अगर ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज के गिल्ड को इनाम मिल जाते तो उनके गिल्ड में सचमुच कोई नहीं होता जो उन्हें हरा पाता। इस वजह से पूरा रेड मून मैप अब भीड़ भाड़ वाला हो गया। जब विक्की ने इसे डिज़ाइन किया था तब इस मैप में सिर्फ 4 से 5 हज़ार लोग ही रह सकते थे, लेकिन अब लगभग 10,000 लोग थे। लगभग हर कदम पर एक व्यक्ति, और सब एक अराजक लड़ाई में। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने दांत पीस लिए। वे अब बेतहाशा दौड़ रहे थे। उसके पास सिर्फ 13 लोग बचे थे और उनके पास पोषण भी नहीं थे। नहीं, हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। बॉस के पास कितना स्वास्थ्य बचा है? 8,000 बचे हैं, राहुल ने कहा। नहीं, चलो बदलते हैं। हम टिक नहीं सकते। 20 कुछ और लोगों को आने दो और हम वापस जाकर ताओवादियों से अपना दर्जा वापस ले लेंगे। इसके बाद उन्होंने अदला बदली कर ली। राहुल लोगों को पहरा देने के लिए बाहर ले गया, जबकि ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज और उसकी टीम बॉस से लड़ने के लिए अंदर गई। लेकिन इस संक्षिप्त रोटेशन के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी उमड़ पड़े। हालांकि राहुल की लाइव स्ट्रीम में अब बॉस का स्वास्थ्य नहीं दिख रहा था। फिर भी उनके जाने से पहले के आखिरी क्षणों में लाइव स्ट्रीम में मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य देखा 7,821। इस स्वास्थ्य स्तर पर कुछ शक्तिशाली आउटपुट के साथ बॉस को कुछ ही मिनटों में निपटाया जा सकता था। इसलिए वे सीधे अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने राहुल और उसके गिल्ड सदस्यों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अंदर की ओर दौड़ पड़े। अचानक पूरा इलाका खिलाड़ियों से भर गया। नक्शा इतना भीड़भाड़ वाला था कि लोग साफ दिखाई भी नहीं दे रहे थे। चारों ओर पात्रों के नाम भरे पड़े थे। अरे नहीं, राहुल जोर से चिल्लाया। वे अब और नहीं रुक सकते थे। इतने सारे लोग अंदर घुस आए थे कि पहरा देने का कोई मतलब नहीं था। कुछ लोग बॉस पर अपना दावा ठोकने के लिए दौड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बॉस का मालिक राहुल है तो वे सब उसे ढूंढने लगे। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच राहुल को ढूंढना इतना आसान कैसे हो सकता था? राहुल भीड़ में इधर उधर भागा, क्योंकि एक टीम में एक समय में सिर्फ 10 लोग ही हो सकते थे। इसलिए उसने पहले ही एक टीम बना ली थी। बाकी सब अंदर थे जबकि वह बाहर था। कुछ खिलाड़ी राहुल को दुश्मन बताने लगे थे, जिसका मतलब था कि राहुल के अंतहीन किरदार के नाम के ऊपर खून से लथपथ एक चाकू था। घनी भीड़ में भी राहुल दिखाई दे रहा था और वे उसे मार गिराने के लिए उसकी ओर झपटे। लेकिन इन कुछ ही सेकंड में बॉस पर निशाना साधा जा चुका था और उसे मार गिराया जा चुका था। बॉस तुरंत मारा गया। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने उत्साह से कहा, जल्दी जल्दी से उपकरण उठाओ। इस समय राहुल भी नीचे की ओर केंद्रित था और मारा गया था, लेकिन इन 10 सेकंड में उनके गिल्ड के सदस्य पहले ही बहुत सारी वस्तुएं उठा चुके थे। अब चूंकि राहुल मर चुका था, इसलिए कोई स्वामित्व नहीं था और जमीन पर गिरी वस्तुओं को कोई भी उठा सकता था। लेकिन कुछ ही वस्तुएं बची थीं। हालांकि बची हुई वस्तुएं उच्च स्तरीय उपकरण या कौशल पुस्तकें नहीं थीं, फिर भी वे बहुत मूल्यवान उपकरण थीं। 500 सिल्लियां भी थीं, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड में वे सभी उठा ली गईं। सब कुछ उठा लेने के बाद नक्शा बंद हो गया और वहां मौजूद सभी लोगों को सीधे मुख्य शहर में वापस भेज दिया गया। इसके समाप्त होने के बाद राहुल थककर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। यह अल्टीमेट बॉस की भागदौड़ बहुत थका देने वाली थी। हालांकि उसने खुद कुछ नहीं उठाया, लेकिन ज्यादातर वस्तुएं उसके गिल्ड के सदस्यों ने उठा लीं। ये पहले से ही सबसे अच्छा परिणाम था। इस पहले बॉस की वस्तुएं निश्चित रूप से अच्छी थीं। क्योंकि वह आखिरी मालिक खिलाड़ी था, वह देख सकता था कि बॉस ने कौन सी वस्तुएं गिराईं।
देखता हूँ इस बार कौन सी अच्छी वस्तुएं गिरी। करेंसी इनगॉट्स 60, करेंसी गोल्ड 3000, आइटम ब्लास्ट ऑयल 3, इक्विपमेंट जजमेंट 1। हे भगवान, ये तो वाकई जजमेंट गिर गया। राहुल उत्साह से चिल्लाया। उसने माइक पर जल्दी से पूछा, क्या जजमेंट गिर गया? मैंने इसे उठा लिया, उसकी टीम के एक सदस्य ने माइक पर कहा। वाह वाह वाह, राहुल ने उत्साह से कहा। इस बार उसका निर्णय पक्का था। 1 महीने से ज्यादा समय बाद आखिरकार उसे मौका मिला। फिर उसने देखना जारी रखा, ये देखने के लिए कि और क्या गिरेगा। अपने मन के उत्साह को दबाते हुए वह देखता रहा। ज्यादातर उपकरण लेवल 30 और उससे ऊपर के स्तर के थे, साथ ही कुछ उच्च स्तरीय प्रॉप्स और सिल्लियां भी थीं। तभी उसने एक वस्तु देखी, एक शरीर सुरक्षा वलय। राहुल की आवाज एक और ऊंची हो गई। हमने एक शरीर सुरक्षा वलय गिराया। राहुल ने माइक पर तुरंत पूछा। शरीर सुरक्षा वलय के बारे में सुनकर गिल्ड के कई जादूगर भी पूछने दौड़े। क्या वाकई कोई शरीर सुरक्षा वलय है? उनमें से एक शीर्ष 10 जादूगरों में से एक था, जिसका स्थान तीसरा था। एक अनुभवी जादूगर खिलाड़ी होने के नाते वह जादूगरों के लिए शरीर सुरक्षा वलय के महत्व को अच्छी तरह जानता था। खेल में नीले रंग के पोशन थे, जो मन पॉइंट्स को पुनर्स्थापित करने वाले पोशन थे। ज्यादातर लोग इन्हें अपने साथ रखने की जहमत नहीं उठाते थे, सिर्फ जादूगर ही ऐसा करते थे। एक नीला पोशन मन पॉइंट्स का 5वां हिस्सा वापस ला सकता था। इसके अलावा कोई कूलडाउन नहीं था। अब जब जादूगर लड़ते थे तो वे कौशल का प्रयोग करते हुए लगातार पोशन पीते रहते थे। एक बार जब उनके पास बॉडी प्रोटेक्शन रिंग होती तो उनकी जीवित रहने की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाती, यहां तक कि ताओवादियों से भी आगे निकल जाती। क्योंकि अगर किसी जादूगर पर बराबरी का कोई योद्धा हमला करता तो वे सिर्फ मारे जाते और शहर में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल भेजने का भी समय नहीं मिलता। लेकिन बॉडी प्रोटेक्शन रिंग होने के कारण उसे यकीन था कि इससे मिलने वाला समय उसके शहर लौटने के लिए काफी होगा। जादूगर लैन होंग ने तुरंत माइक पर पूछा, बॉडी प्रोटेक्शन रिंग किसने उठाए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिससे उसका दिल बैठ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और ने उसे छीन लिया हो? ये पूरे जिले में, शायद पूरे सवा में पहली बॉडी प्रोटेक्शन रिंग थी। क्या वह यूं ही चली गई? रुको, मुझे देखने दो। मैं अभी भाई हुई के साथ टीम में था और मैंने कई चीजें उठाई हैं। मैंने अभी तक नहीं देखी हैं, एक जूनियर दाववादी ने माइक पर कहा। यह सुनकर लैन होंग का दिल उछलकर उसके गले में आ गया। ये सचमुच आ गया है। बॉडी प्रोटेक्शन रिंग O1 पूरे सवा पर पहली। जूनियर दाववादी ने माइक पर उत्साह से चिल्लाया। राहुल ने स्क्रीन के सामने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तभी ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज बोला, चलो पहले गिल्ड कैंप में लौटते हैं और लूट का माल कैसे बांटना है इस पर चर्चा करते हैं। इस बार गिल्ड के अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया। राहुल उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में लोगों से प्रसारण बंद करने को भी कहा। यह उनके गिल्ड का एक राज था और इसे लीक नहीं किया जा सकता था। सभी के आ जाने के बाद ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने मोर्चा संभाला। इस बार अल्टीमेट बॉस पर हमला करने में कुल 309 लोगों ने हिस्सा लिया। इस बॉस के इनाम वाकई बहुत उदार हैं। इसने लगातार 2 उच्च स्तरीय उपकरण गिराए। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज की बात अचानक एक आवाज ने रोकी, और भी कुछ है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज अपने कंप्यूटर के सामने बैठे भौहें चढ़ाए। बीच में टोके जाने पर वह काफी नाराज थे। फिर भी उन्होंने पूछा, और क्या? मैंने कुत्ते वाली किताब उठा ली। तुरंत पूरे गिल्ड का वॉइस चैनल खामोश हो गया। कुत्ते वाली किताब, इस समय यह बहुत दुर्लभ था। हालांकि जिला 1 में ताओवादियों का अनुपात बहुत कम था, लगभग 2/10। ये ताओवादी खिलाड़ी सर्वशक्तिमान थे और उनके गिल्ड में शीर्ष 10 ताओवादी खिलाड़ियों में से एक था। गिल्ड में 70 से ज्यादा ताओवादी खिलाड़ी भी थे। हालांकि आवाज का चैनल खामोश था, फिर भी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिलहाल जिला 1 में सिर्फ 1 दर्जन लोगों के पास ही कुत्तों की किताब थी, कुल मिलाकर 20 से भी कम लोग। और उनके गिल्ड के पास तो एक भी प्रति नहीं थी। क्या ये सचमुच कुत्तों की किताब है? ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज भी हैरान था, ये सोचकर कि कुत्तों की किताब भी होती है। इस अल्टीमेट बॉस के इनाम वाकई बहुत ज्यादा थे। यह असली है, मैंने ध्यान से देखा। मैं अभी अभी इसका इस्तेमाल करने ही वाला था। ये सुनते ही गिल्ड का प्रमुख ताओवादी खिलाड़ी तुरंत बोल पड़ा, क्या तुमने इसका इस्तेमाल किया? नहीं नहीं, मैंने बस एक बार क्लिक किया था, डबल क्लिक नहीं किया था। जूनियर ताओवादी की बात सुनकर ही उसने राहत की सांस ली। कुत्तों की किताब का मौजूदा मूल्य बहुत ज्यादा था, यहां तक कि उस बहुप्रतीक्षित जजमेंट से भी ज्यादा। अगर किसी जूनियर ताओवादी ने सचमुच इसका इस्तेमाल किया होता तो उसे सचमुच खून की उल्टी हो जाती। गिल्ड के ताओवादियों में वह सबसे शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि यह कुत्ते की किताब उसकी किस्मत में थी। स्वर्गीय उत्तर सितारा इस स्तर तक पहुंचकर स्वाभाविक रूप से पैसों की कमी नहीं थी और उसके पास कौशल भी था। अब जब कुत्ते की किताब उपलब्ध थी तो वह निश्चित रूप से इसे खरीदने का इरादा रखता था। यह एक सुखद आश्चर्य है।
चलो अब लूट का माल बांटते हैं। हम पुराने नियमों का पालन करेंगे, उच्च युद्ध शक्ति वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दें और फिर गिल्ड नीलामी घर में वस्तुओं को बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध करें। नीलामी घर पूरे जिले में ही उपलब्ध नहीं था। पिछले अपडेट के बाद विकी ने गिल्ड के भीतर भी एक नीलामी घर स्थापित कर लिया था। क्योंकि रेत शहर की साप्ताहिक घेराबंदी में पुरस्कार दिए जाते थे, इसलिए ऐसा खिलाड़ियों को नीलामी घर का बार बार उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी किया गया था। चूंकि राहुल को इस बार बॉस मिल गया है और गिल्ड के सभी भाई जानते हैं कि वह हमेशा से ही जजमेंट चाहता था, तो क्यों न हम उसे 10,000 सिल्लियों में ये जजमेंट लेने दें। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने सुझाव दिया। कोई बात नहीं, दूसरे सदस्यों ने भी यही कहा। ये बहुत मेहरबानी है। हालांकि मुझे मिल गया, लेकिन मैं सबकी मदद के बिना इसे अकेले नहीं संभाल सकता था। चूंकि आप इसे मुझे दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य कीमत पर ही खरीद लूंगा। मैं सबको बेकार में मेहनत करने नहीं दे सकता। बस इसी तरह वे उच्च स्तरीय उपकरण गिल्ड के नीलामी घर से गुजर गए। कुत्ते की किताब की कीमत 2.5 लाख सिल्लियां रखी गई थी। जिला 1 में कुत्ते की किताब आमतौर पर लगभग 3 लाख में बिकती थी। चूंकि यह गिल्ड के अंतर्गत आती थी, इसलिए ये थोड़ी सस्ती थी। बाकी सदस्य और खरीदार दोनों इस कीमत पर सहमत हो गए। हालांकि बॉडी प्रोटेक्शन रिंग मुश्किल थी। इसके गिरने के बाद आधिकारिक नीलामी घर की वेबसाइट पर कोई गाइड प्राइस नहीं दिया गया था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कीमत तय की जाए। कुछ चर्चा के बाद अंततः इसकी कीमत 3,50,000 सिल्लियां तय की गई, जो 35,000 युआन थी। आखिरकार ये पूरे सवा पर पहली बॉडी प्रोटेक्शन रिंग थी। यह अद्वितीय थी। 001,001 अकेले उस पदनाम की कीमत 10,000 थी। कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति शंकर के 001,001 फैसले को खरीदना चाहता था, 60,000 की पेशकश कर रहा था, लेकिन शंकर ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। इससे उस विशिष्ट सीरियल नंबर की अद्वितीय दुर्लभता का पता चला। एक बॉस ड्रॉप के परिणामस्वरूप गिल्ड नीलामी घर ने कुल 9 लाख से अधिक सिल्लियां उत्पन्न की। मुद्रा में परिवर्तित ये 90,000 युआन से अधिक था। कंपनी ने 10% लेनदेन शुल्क लिया, जो 90,000 सिल्लियों के बराबर था। सभी ने लाभ कमाया। उपकरणों के इन 3 टुकड़ों को राहुल, लैनहोंग और हेवनली नॉर्थ स्टार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। इस तरह का बॉस जीवन में एक बार मिलने वाला मौका होता है। ये लूट हमारे गिल्ड की युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा देती है। आज रात सैंड सिटी की क्रॉस सवा घेराबंदी के दौरान शायद हम सबक भी जीत सकें, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने वॉइस चैट में खुशी से कहा। यह यात्रा निश्चित रूप से सार्थक रही और कुछ चीजें अभी भी दूसरों ने उठा लीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई और अच्छी चीज भी ले ली गई होगी। इस बॉस का वाकई बहुत मूल्य था। हेवनली नॉर्थ स्टार ने सहमति जताई। राहुल ने इनाम सूची को एक बार फिर देखा। सबसे अच्छी चीजें ये 3 थीं और अब वे सभी उनके गिल्ड के पास सुरक्षित थीं। बाकी चीजों की बात करें तो उसके वर्तमान स्तर पर उसे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अभी जांच की है और सारी अच्छी चीजें हमने उठा ली हैं। तो ठीक है, मैं घोषणा देखने जा रहा हूं। देखने का मौका मिलने से पहले ही मुझे यहां खींच लाया गया, ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने वॉइस चैट में कहा। हा, इस समय लगभग आधा घंटा ही बीता था। डिस्ट्रिक्ट 1 के अल्टीमेट बॉस के पकड़े जाने की खबर तुरंत फैल गई। हालांकि ज्यादातर इनाम लाइव स्ट्रीम में लोगों को दिखाई नहीं दिए, लेकिन आखिरकार उन्हें पता चला कि अल्टीमेट बॉस ने एक फैसला सुनाया है। लीडरबोर्ड पर मौजूद लोगों पर आमतौर पर कड़ी नजर रखी जाती थी। सिर्फ आधे घंटे में किसी ने लैनहोंग के शरीर की सुरक्षा वाली अंगूठी देखी और वह 001,001 थी। इसका मतलब था कि यह पूरे सवा पर पहली बॉडी प्रोटेक्शन रिंग थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह अंगूठी भी अल्टीमेट बॉस से गिरी है। चूंकि 4 विशेष अंगूठियां सुबह 10 बजे ही अपडेट होती थीं और सिर्फ 1 घंटा बीता था, लैनहोंग के पास पहले से ही एक थी। उनके गिल्ड द्वारा अल्टीमेट बॉस को पकड़े जाने के साथ ये वहां गिरी होगी। वरना किसी को पता नहीं चलता कि यह कहां गिरेगी, क्योंकि अपडेट के बाद आमतौर पर नए उपकरण अपडेट किए गए मैप से गिरते हैं। इसने खिलाड़ियों को तुरंत उत्साहित कर दिया। यह एक बॉडी प्रोटेक्शन रिंग थी जो जादूगरों के लिए जरूरी थी। दूसरे जिलों के जादूगर खिलाड़ी ये देखकर उस निर्देशांक की ओर दौड़े, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें एहसास हुआ कि शुरुआती घोषणा में उल्लिखित अल्टीमेट बॉस बेतरतीब ढंग से रिफ्रेश किया गया था और उसका स्पॉन स्थान अज्ञात था। कुछ समय के लिए ज्यादातर खिलाड़ी अल्टीमेट बॉस को ढूंढने की उम्मीद में स्कारलेट मून मैप की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। जब विक्की ने इसे डिजाइन किया था तो उन्होंने इसकी संभावना बहुत कम रखी थी। पूरे स्कारलेट मून मैप में केवल 3 परतें थीं। इसे पूरी तरह से खोजने में 3 घंटे से ज्यादा समय लगेगा और स्पॉन पॉइंट निश्चित नहीं था। अगर वे एक परत को पूरी तरह से ढूंढने में 1 घंटा भी लगा दें तो भी स्पॉन पॉइंट 1 घंटे बाद पहली परत पर वापस आ सकता है। ये पूरी तरह से किस्मत का खेल था। फिर भी खिलाड़ियों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने और भी लगन से खोज की।
11 बजे जिला 93 के खिलाड़ियों को दूसरा स्पॉन पॉइंट मिल गया। क्योंकि एक बार कोई बॉस के स्पॉन पॉइंट में प्रवेश करता है तो वहां एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिससे छिपना असंभव हो जाता है। जिला 93 के खिलाड़ियों को जैसे ही यह पता चला, जो ऑफलाइन थे, उन्होंने तुरंत लॉग इन किया और स्कारलेट मून मैप की ओर चल पड़े। सिर्फ 10 मिनट में डिस्ट्रिक्ट 93 डिस्ट्रिक्ट 1 की तरह पूरे मैप में लोगों से पूरी तरह भर गया। आधे घंटे बाद अल्टीमेट बॉस भी हार गया। इस बार डिस्ट्रिक्ट 1 से भी ज्यादा अफरा तफरी मची, क्योंकि बॉस को थोड़ा घसीटा गया, जिससे उपकरण एक ढेर में नहीं बल्कि पूरे मैप में बिखर गए। खिलाड़ी लूट के लिए हाथापाई करने लगे। इस बार इनाम भी बुरे नहीं थे, एक बोन जेड और एक टेलीपोर्टेशन रिंग भी दिखाई दी। जैसे जैसे इन दो जिलों से ड्रॉप्स फैलते गए, कुछ खिलाड़ी जो आमतौर पर केवल पी के अखाड़े पर ध्यान केंद्रित करते थे, उन्होंने भी स्कारलेट मून मैप खोजना शुरू कर दिया। अब सभी लीजेंड जिलों के खिलाड़ी स्कारलेट मून मैप की ओर दौड़ पड़े थे और लाल नाम वाले खिलाड़ी हर जगह थे। क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे, राक्षस लगभग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, सभी साफ हो गए थे। लेकिन खिलाड़ियों के लिए ये दुर्भाग्य था या नहीं, अगले 3 घंटों में किसी को भी छिपा हुआ बॉस नहीं मिला। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, पहले से ही 7 बज रहे थे और सैंड सिटी की क्रॉस सवग घेराबंदी शुरू होने वाली थी। जिले के खिलाड़ियों ने सैंड सिटी की इस क्रॉस सवग घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि यह पहली बार नहीं था, इसलिए खिलाड़ी इंपीरियल पैलेस पर कब्जा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। समय नजदीक आ रहा था और सभी खिलाड़ी तैयार थे। 7:30 बजे विक्की ने सीधे खेल में प्रसारण सक्षम कर दिया। इवेंट आइकन पर क्लिक करके खिलाड़ी प्रवेश कर सकते थे और सैंड सिटी की घेराबंदी में अपने जिले के खिलाड़ियों की स्थिति देख सकते थे। 8 बजते ही भाग लेने वाले खिलाड़ी नक्शे में प्रवेश कर गए। इस समय इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की स्क्रीन पर एक बैनर दिखाई दिया। जो गिल्ड इस रेत शहर की घेराबंदी में सबक को सफलतापूर्वक पकड़ लेगा, उसके गिल्ड लीडर को सबक योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। जिस गिल्ड ने पिछली रेत शहर की घेराबंदी में सबक को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था, उसके सभी गिल्ड सदस्यों को यह उपाधि मिलेगी। नोट: निष्पक्षता के लिए रेत शहर की इस घेराबंदी में एक नए नक्शे का उपयोग किया जाएगा। ये संदेश देखकर भाग लेने वाले गिल्ड के चेहरे बदल गए। उन्होंने इतने लंबे समय से तैयारी की थी और नक्शा बदलने वाला था, जिससे उनकी पिछली तैयारियां बेकार हो गईं। लेकिन आयोजन शुरू हो चुका था, इसलिए वे केवल आगे बढ़ सकते थे। रेत शहर की क्रॉस सवग घेराबंदी का आयोजन शुरू होने के बाद दर्शकों की संख्या भी रैखिक रूप से बढ़ी। 8:01 तक 10 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके थे। ये घोषणा देखकर ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने माइक में कहा, भाइयों, चूंकि इस बार एक नया नक्शा चुना गया है, इसलिए ये हमारे लिए फायदेमंद है। चलो कड़ी मेहनत करते हैं और इस बार फिर से इंपीरियल पैलेस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे सभी गिल्ड सदस्य खिताब हासिल कर सकें। हालांकि आधिकारिक घोषणा में खिताब के लिए किसी भी स्टेट बोनस का जिक्र नहीं था। मुझे लगता है कि अगर कोई बोनस नहीं है तो खिताब जरूर बहुत अच्छा लगेगा। लगता है, माइक पर मौजूद सदस्यों ने एक साथ कहा। जैसे ही समय आया, सभी इंपीरियल पैलेस की ओर दौड़ पड़े। इस बार उन्होंने पाया कि उनका स्पॉन पॉइंट शहर के अंदर नहीं बल्कि बाहर था, जिसका मतलब था कि यात्रा लंबी होगी। इसका मतलब था कि पिछली रणनीतियां बेकार हो जाएंगी और पुनरुद्धार के समय के साथ शाही महल तक पहुंचने में 3 मिनट लगेंगे। इतना लंबा समय होने का मतलब था कि टीम के साथी शायद टिक नहीं पाएंगे। जैसा कि पहले से तय था, पहले हालात देखने के लिए दौड़ो। हमारे योद्धा बाहर खड़े हैं, बीच में जादूगर और ताओवादी। स्वर्गीय ध्रुव तारा, अपने बड़े कुत्ते को बुलाओ। चलो समूह बनाकर हमला करते हैं। जब वे शहर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहरेदार मौजूद थे और उनमें से काफी संख्या में थे, जिनमें तलवारों से लैस हाथापाई करने वाले और दूर से तीर चलाने वाले तीरंदाज भी शामिल थे। कुल 4 द्वार थे, जिनमें 3 जिलों के खिलाड़ी थे, हर द्वार पर एक जिला। अब ऐसा लग रहा था कि शहर के द्वार को तोड़ने के लिए कुछ हताहतों की आवश्यकता होगी। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने अचानक कहा, इसके बजाय चलो सीधे पश्चिमी द्वार पर चलते हैं। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वे शहर का द्वार लगभग खोल चुके होंगे और हम उनके पीछे चल सकते हैं। अच्छा विचार है, राहुल ने अंगूठा दिखाते हुए कहा। रेतीले शहर की इस घेराबंदी के लिए हालांकि उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम शुरू की थी, लेकिन इस रणनीति से बचने के लिए इसमें 3 मिनट की देरी जरूर हुई। उनके पहुंचने के बाद दूसरे जिले के गिल्ड के लोगों ने शहर का दरवाजा खोल दिया था। वे तब तक अंदर घुस चुके थे। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर लगता था कि लगभग 100 लोग मारे जा चुके थे और वे बिना किसी हताहत के शहर के दरवाजे में घुस गए। अंदर घुसने के बाद अंदर एक जनरल भी था, 10,000 स्वास्थ्य वाला एक बॉस। दूसरे जिले के लोगों ने सीधे उस बॉस को मार गिराया। इसी दौरान एक उपकरण गिरा, एक दोषपूर्ण बाघ संख्या। पहले जिले के लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से उसे देखा। जब यह उपकरण गिरा तो एक प्रभामंडल बना जो सभी को दिखाई दे रहा था।
ये देखकर रहस्यों के पर्यवेक्षक को पूर्वाभास हो गया कि दोषपूर्ण बाघ संख्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसने तुरंत पलटकर कुछ लोगों को बॉस को ढूंढने के लिए दक्षिणी द्वार पर और कुछ को उत्तरी द्वार पर बॉस से लड़ने के लिए भेज दिया। नक्शा वाकई बहुत बड़ा था। 5 मिनट बाद आखिरकार वे भी इस समय इकट्ठा होने लगे। एक द्वार की ओर दौड़ते हुए मिनी मैप दिखा रहा था कि इस बार महल में शहर के द्वारों की तरह 4 द्वार थे, इसलिए उनके लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये पता नहीं था कि इस बार प्रवेश करना पिछली बार जैसा होगा या नहीं। अचानक टेलीपोर्टेशन ने उन्हें चौंका दिया था। सौभाग्य से इस बार पिछली बार से अलग था। वे सभी अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये महल इतना बड़ा था? महल का नक्शा भी पिछली बार से अलग था, पिछले महल से लगभग 3 या 4 गुना बड़ा। इसके अलावा कोई जटिल रास्ते नहीं थे, सिर्फ एक ही सड़क थी और सबसे दूर एक सिंहासन था जिस पर एक राजदंड था। ऐसा कैसे हो सकता है? न सिर्फ वे बल्कि दर्शक खिलाड़ी भी दंग रह गए। क्या इस बार बदलाव इतने अहम थे? ये पिछली बार से बिल्कुल अलग था। क्या राजदंड हथियाना ही मकसद था? दरअसल न सिर्फ खिलाड़ी असमंजस में थे, बल्कि रामू के चेहरे पर भी सवालिया निशान थे। बूढ़ा जू क्या कर रहा था? क्या रेत शहर की घेराबंदी में खिलाड़ियों को समूहों में लड़ना नहीं चाहिए था? वह क्या कर रहा था? क्या ये कोई खोज थी? बूढ़े जू, क्या ये रेत शहर की क्रॉस सवा घेराबंदी नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? अगर बात किसी बॉस से मिलकर लड़ने की है तो इन लोगों को लड़ने के लिए क्यों चुना? विक्की ने अपनी तर्जनी उंगली हिलाई। देखो, अंत में इनका जरूर एक बड़ा मुकाबला होगा। अभी तो बस शुरुआत है। सैंड सिटी की इस क्रॉस सवा घेराबंदी के लिए उसने एक कहानी जोड़ी थी। हालांकि यह मूल कहानी से काफी अलग थी, लेकिन इस दुनिया के खिलाड़ियों को मूल कहानी का पता नहीं था। वे इसे बस एक साधारण आरपीजी गेम ही समझेंगे, लेकिन इस गेम की एक पृष्ठभूमि थी। रामू ने पूछना बंद कर दिया। वह ये भी जानना चाहता था कि विक्की ने आगे क्या व्यवस्था की है। जब तीनों जिलों के खिलाड़ी यहाँ पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। क्या उन्हें राजदंड लेना चाहिए या पहले लोगों पर हमला करना चाहिए? खासकर अपने जिले 1 के युद्ध क्षेत्र में कोई भी नहीं हिला। तीनों जिलों के लोग 1 मिनट इंतजार करते रहे। इसी समय सिंहासन पर रखा राजदंड घूमने लगा, जिससे एक तेज रोशनी निकली, जिससे खिलाड़ी और भी ज्यादा असमंजस में पड़ गए। राजदंड से एक प्रेत निकला। तुम फिर भी आ गए, प्रेत ने आह भरी। चूंकि तुम सब यहाँ आ गए हो तो बाहर मेरी व्यवस्था जरूर तुमने तोड़ दी होगी और मेरे 4 अधीनस्थ मारे गए होंगे। लेकिन अधूरे बाघ तावीज तुम्हारे तीनों गुटों के हाथ में होने चाहिए। मेरा पद पाने के लिए एक पूरा बाघ तावीज ही सिंहासन पर बैठ सकता है। फिर प्रेत ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। अगर तुम इस पद पर बैठना चाहते हो तो बाघ तावीज ले आओ। उसके बोलने के बाद अधूरे बाघ तावीज वाले खिलाड़ियों के चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी चमक उठी और उनके उपनाम भी इस समय सुनहरे हो गए। बाघ तावीज ले लो, प्रेत ने कहा और फिर गायब हो गया। ये सुनकर सभी खिलाड़ियों को आखिरकार समझ आ गया कि सैंड सिटी की यह क्रॉस सवा घेराबंदी टाइगर तावीज़ों को हथियाने के लिए थी। शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि कुल 4 टाइगर तावीज़ थे और केवल चारों को इकट्ठा करके ही कोई अंतिम सफलता प्राप्त कर सकता था। और टाइगर तावीज़ उन चंद जनरलों के पास थे। डिस्ट्रिक्ट 1 की तरफ ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज और शंकर के पास टाइगर तावीज़ थे। अचानक वे निशाने पर आ गए, खासकर डिस्ट्रिक्ट 1 जिसके पास 2 टाइगर तावीज़ थे। इस समय शंकर ने पाया कि उसके सभी गुण पूरी तरह से बढ़ गए थे और वे सभी 2 गुने हो गए थे। ओवरलुक ऑफ मिस्ट्रीज ने तुरंत माइक्रोफोन पर कहा, अपनी स्थिति बनाए रखो। हमारे पास 2 अधूरे टाइगर तावीज़ हैं और बहुत संभव है कि वे हम पर निशाना साधें। आइस फैंग और मैं थोड़ा पीछे रहेंगे। हम तुरंत नहीं मारे जा सकते, वरना टाइगर तावीज़ जरूर गिर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट 2 के लोग सबसे पहले अपना धैर्य खो बैठे और उनकी ओर दौड़ पड़े। आखिरकार 2 बाघ तावीज़ों के साथ उन्हें विश्वास नहीं था कि जिला 1 उनके हमले का सामना कर पाएगा। तभी जिला 3 के लोग भी दौड़ पड़े। अचानक पूरा महल अस्त व्यस्त हो गया। अधूरे बाघ तावीज़ों को पकड़े हुए 4 लोगों पर तुरंत निशाना साधा गया और सभी ने उन पर हमला कर दिया। सौभाग्य से जिला 1 ने अपनी संरचना बनाए रखी और शुरुआती प्रहार से बिखरा नहीं। बाघ तावीज़ अभी भी उनके हाथों में थे। चूंकि उन्होंने पहली बार प्रवेश करते समय कोई भी व्यक्ति नहीं खोया था, इसलिए वे अभी भी टिके रह सकते थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे अपने 30% लोगों को खो चुके थे। जिला 2 और जिला 3 के लोगों के लिए बाघ तावीज़ लगातार हाथ बदल रहे थे, लगभग हर 10 सेकंड में। नहीं, हमें पहले पीछे हटना होगा, वरना हमारे पास कोई नहीं बचेगा और हम निश्चित रूप से बाघ तावीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे, रहस्यों के अवलोकन ने कहा। जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वे नहीं निकल सकते। इसका मतलब था कि एक बार अंदर जाने के बाद वे बाहर नहीं निकल सकते थे। इसी समय एक अज्ञात खिलाड़ी ने सिंहासन पर लगे राजदंड को छुआ। पूरे महल में एक आवाज गूंज उठी।
सभी खिलाड़ी अपना नियंत्रण खोने लगे और हर जगह हिलने लगे। जैसे ही हिलना बंद हुआ, कई बड़े लोहे के पिंजरे नीचे गिरे, जिससे खिलाड़ी 10 हिस्सों में बढ़ गए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट 1 के खिलाड़ी एक साथ इकट्ठा हो गए थे, फिर भी वे अभी अभी हुए झटकों से अलग हो गए थे। इससे रहस्यों के अवलोकन और अन्य खिलाड़ियों के हाव भाव बदल गए। इस तरह उनका समूह गायब हो गया और वे टाइगर तावीज़ों की रक्षा नहीं कर सके। उन्होंने चारों ओर देखा, 10 पिंजरों ने तीनों जिलों के खिलाड़ियों को समान रूप से अलग कर दिया था। जिन खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपने आसपास के खिलाड़ियों पर, खासकर बाघ तावीज़ों वाले खिलाड़ियों पर, हमला करना शुरू कर दिया। अपने जिले के लोगों को छोड़कर बाकी 2 जिलों के लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। शंकर की तरफ से जिले 1 के सभी खिलाड़ी उसकी ओर बढ़े क्योंकि वह एक योद्धा था और इसलिए ज्यादा मजबूत था, साथ ही उसके गुण भी दोगुने हो गए थे। अब उसे अकेले कोई नहीं हरा सकता था। एक धधकती आग किसी योद्धा का आधा स्वास्थ्य घात लगा सकती थी। अचानक पूरे महल में फिर से भीषण युद्ध छिड़ गया। राहुल के पिंजरे में एक और बाघ तावीज़ था, जिसे देखकर वह बेहद उत्साहित हो गया। बाघ तावीज़, ये बाघ तावीज़ मेरा है। बाघ तावीज़ पकड़े हुए व्यक्ति एक ताओवादी था, उसके पास कोई कुत्ता नहीं था और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। ये देखकर राहुल ने माइक्रोफोन पर जल्दी से कहा, पिंजरा नंबर 3 के भाइयों, पहले मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाओ, फिर हम मिलकर हमला करेंगे और बाघ तावीज़ छीन लेंगे। जब तक वे इकट्ठा हुए, बाघ तावीज़ कई बार हाथ बदल चुका था। फिर उन्होंने सीधे हमला किया। एक साथ इकट्ठा होकर उन्होंने इस पिंजरे में बंद बाघ तावीज़ को हथिया लिया। 5 मिनट बाद पिंजरे गायब हो गए। जिला 1 के पास अब 3 बाघ तावीज़ थे, लेकिन उन्होंने अभी तक उनके साथ वार्म अप भी नहीं किया था। बाहर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी आए और गेट के सबसे नज़दीक शंकर को सक्रिय करके तुरंत मार डाला। 10 मिनट बाद लगभग सभी पसीने से तरबतर हो गए। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और बाघ तावीज़ सैकड़ों हाथों से गुजर चुके थे। सौभाग्य से जिला 1 के पास अभी भी 2 बाघ तावीज़ थे। उनका युद्ध क्षेत्र ऐसा ही था और अन्य युद्ध क्षेत्र भी ऐसे ही थे। कुछ युद्ध क्षेत्रों ने बाघ तावीज़ों की भूमिका जानने के बाद, क्योंकि वे बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर के लोगों को बाघ तावीज़ों को हथियाने दिया। जिला 1 के युद्ध क्षेत्र के विपरीत सब कुछ महल के भीतर केंद्रित था। आधे जिले 2 युद्ध क्षेत्रों में बंटे हुए थे, महल के बाहर और अंदर। बाहर के लोग एक बाघ तावीज़ के लिए लड़ रहे थे और अंदर के लोग 3 के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। रणनीति बनाने का समय ही नहीं था और इस समय दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। दोनों जनरलों को बुलाया और दोषपूर्ण बाघ की गिनती ली और अब 10 मिनट बीत चुके थे और जिला 2 और जिला 3 के लोग पहले ही शाही महल पहुंच चुके थे। समय रात के 8:30 बज गए। वाह और जू, अब देखने वाले खिलाड़ियों की संख्या असल में 60 लाख है। ये तो बहुत ज्यादा है। रामू डेटा देखकर बेहद हैरान हुआ। आपको ये समझना होगा कि उनके पास अभी सिर्फ 1 करोड़ से कुछ ज्यादा खिलाड़ी हैं और उनमें से आधे से ज्यादा इस क्रॉस सीज ऑफ द सैंड सिटी इवेंट को देख रहे हैं। इसके अलावा ये संख्या लगातार बढ़ रही थी। ये ध्यान देने योग्य है कि 10 करोड़ खिलाड़ियों में से सभी का इस विशिष्ट समय पर लॉग इन होना असंभव है। इसके अलावा इस इवेंट में अभी भी कुछ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। एक युद्ध क्षेत्र में 15,000 लोग होते हैं और लगभग 20 लाख खिलाड़ी इस इवेंट के अंदर ही हैं। इसका मतलब है कि 3/4 खिलाड़ी सिर्फ एक क्रॉस सीज ऑफ द सैंड सिटी इवेंट पर ध्यान दे रहे हैं। वास्तव में यह इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से कुछ स्ट्रीमर हैं और स्वाभाविक रूप से अन्य खिलाड़ी भी उन स्ट्रीमर को देखने जाते हैं। और ऐसे कई स्ट्रीमर हैं, कुछ स्ट्रीमर्स के तो एक साथ 1 लाख से ज्यादा दर्शक भी हैं और राहुल की तरह कम से कम 2 लाख लोग देख रहे हैं। इसलिए लगभग हर लीजेंडरी खिलाड़ी सैंड सिटी की इस क्रॉस घेराबंदी पर ध्यान दे रहा है। पिछले वाले की तुलना में इस इवेंट में बड़े बदलाव हुए हैं और चूंकि खिलाड़ियों को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, वे उत्सुक थे कि इस बार किस तरह का गेम प्ले होगा। हर कोई इसे देखना चाहता था और एक बार देखने के बाद वे इसे देखते रहना चाहते थे। ये लोगों की भीड़ से जुड़ा एक विशाल युद्ध था और चूंकि उनके पास ईश्वर की नज़र से देखने का नजरिया था, इसलिए परिप्रेक्ष्य बहुत व्यापक था। इसके अलावा विक्की ने इस बार इसे इस तरह डिज़ाइन किया था कि देखने वाले खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से अपना दृष्टिकोण बदल सकें। इसका मतलब था कि वे पूरे क्षेत्र को देखने के लिए ईश्वर की नज़र से देख सकते थे या वे किसी विशिष्ट खिलाड़ी के निश्चित दृष्टिकोण पर जा सकते थे। इस सुविधा के साथ वे उन खिलाड़ियों को देख सकते थे जिन्हें वे देखना चाहते थे और साथ ही कुछ तकनीकें भी सीख सकते थे। इसके कारण खिलाड़ी इस इवेंट को देखने के लिए और भी ज्यादा इच्छुक थे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे 9 बजे पहुंचा, कुछ क्रॉस युद्ध क्षेत्र पहले ही समाप्त हो चुके थे। कुछ सर्वरों ने टाइगर तावीज़ के 4 टुकड़े प्राप्त कर लिए थे। पूरा टाइगर तावीज़ संश्लेषित कर लिया था और टाइगर तावीज़ प्राप्त करने वाला खिलाड़ी सिंहासन पर आसीन हो गया था। हालांकि अधिकांश युद्ध क्षेत्र अभी भी टाइगर तावीज़ के टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे। ठीक 9 बजे 20 सर्वरों ने पूरा टाइगर तावीज़ का टुकड़ा प्राप्त कर लिया, शेष युद्ध क्षेत्रों को नहीं। जब खिलाड़ियों को लगा कि वे हार गए हैं,
तभी 2 टाइगर तावीज़ के टुकड़ों वाले सर्वरों ने ये जीत हासिल कर ली। जीत के बाद राहुल अपनी कुर्सी पर धंस गया। सैंड सिटी की यह क्रॉस सबक घेराबंदी पिछली घेराबंदी से कहीं ज्यादा कठिन थी। इस बार वह अपना गड़ा हुआ चमकदार हथियार नहीं लाया था, लेकिन इस बार कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया था। वे बस उस खिलाड़ी को ढूंढते थे जिसका नाम सुनहरा होता था और उन खिलाड़ियों पर पहले हमला करते थे। हालांकि इस बार वह ज्यादा नहीं मरा, फिर भी उसने कम मेहनत नहीं की। उसने शुरू में सोचा था कि न्याय का फैसला सुनाकर वह युद्ध के मैदान में छा सकता है, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। इतने सारे लोगों के साथ कुछ भी कारगर नहीं था। जैसे ही उसे टाइगर तावीज़ का टुकड़ा मिला, वह तुरंत मारा गया। सौभाग्य से इस बार उनकी किस्मत अच्छी थी। जब इवेंट खत्म हुआ तब भी उनके हाथ में 2 टुकड़े थे, इसलिए इस बार उन्होंने सबक पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी अपने अपने सर्वरों पर लौट आए और इनाम बांटे गए। इस बार के इनाम पिछले वाले से थोड़े अलग थे। सर्वव्यापी पुरस्कार अभी भी उपलब्ध थे, जिनमें न केवल अनुभव बोनस बल्कि सोने के सिक्कों का बोनस भी शामिल था। उस समय बहुत अधिक अनुभव की आवश्यकता थी, इसलिए अधिकांश खिलाड़ी अपनी शक्ति बढ़ाने के तरीके खोजने लगे। ऐसे में सोने के सिक्के अपरिहार्य थे, खासकर शुरुआती कुछ दर्जन सर्वरों में जहां खिलाड़ियों के पास आमतौर पर सोने के सिक्कों की कमी होती थी। कुछ खिलाड़ियों ने 2 या 3 खाते भी बनाए थे। एक खाते के पुरस्कार कम होते ही वे खाता बदलकर दूसरा खाता खेल लेते थे। इन पुरस्कारों को देखकर रेत शहर की घेराबंदी सफलतापूर्वक पूरी करने वाले सर्वरों के खिलाड़ी जोर से जयकारे लगाते थे। यह ऐसा था जैसे प्यास से मरने ही वाले थे कि आसमान से बारिश हो गई हो। राहुल ने अपने मेल से इस उपाधि का दावा किया, सबक योद्धा। यह उपाधि सामान्य लिपि में लिखी गई थी, ऊपर लाल और नीचे नीला। इसे धारण करने पर उपाधि एक प्रभामंडल के साथ चमकती थी, जिससे ये बहुत आकर्षक लग रही थी। भाइयों, मैं देखता हूं कि पूरे सभा में कितने खिलाड़ियों के पास यह उपाधि है। ये कहने के बाद उसने आधिकारिक वेबसाइट का व्यूइंग प्लेटफॉर्म खोला और जांच की। गिनती करने के बाद राहुल और भी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। 100 से ज्यादा युद्ध क्षेत्रों में से केवल 3 सर्वर ही सबक पर फिर से कब्जा कर पाए। बाकी सर्वरों में केवल गिल्ड लीडर्स को ही यह उपाधि मिली। प्रत्येक सर्वर में केवल 10 विजेता थे, यानी कुल मिलाकर 1 लाख से भी कम लोगों के पास यह उपाधि थी। लीजेंड की ऑनलाइन आबादी पहले ही 10 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। कुछ सर्वरों में केवल 3 विजेता थे, लेकिन उनके सर्वर में पूरे 5000 लोग थे, जिनमें उनके 10 गिल्डों के सभी प्रतिभागी शामिल थे। बहुत हो गई बात भाइयों, ये क्रॉस सर्वर लड़ाई वाकई रोमांचक थी। अब जब ये खत्म हो गई है तो मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ गर्म हैं, इसलिए मैं पीक शोडाउन में कुछ मैच खेलने जा रहा हूँ। फिलहाल पीक शोडाउन में राहुल की रैंकिंग लगभग 3000 थी। उनकी रैंक पर एक मैच जीतने से उनकी रैंकिंग दर्जनों गुना बढ़ सकती थी, और एक मैच हारने से भी ऐसा ही होता। इसलिए एक बार इस रैंक पर पहुंचने के बाद वे आमतौर पर कुछ ही मैच खेलते थे और लगातार अंदर नहीं रहते थे। शंकर को छोड़कर एक मैच में लगभग 3 से 5 मिनट लगते हैं और वह प्रतिदिन औसतन 1 घंटा अंदर बिताते हैं। और उनकी रैंकिंग राहुल से काफ़ी ऊंची थी। वह वर्तमान में 9वें स्थान पर थे। सभी लीजेंड खिलाड़ियों में 9वें स्थान पर होना उनकी ताकत का प्रमाण था। इसके अलावा ये पीक शोडाउन था जिसमें कोई उपकरण बोनस नहीं था। सभी के पास समान युद्ध शक्ति और समान आंकड़े थे, जो पूरी तरह से कौशल और चालाकी पर निर्भर थे। इस स्तर तक पहुंचने के लिए खेल की उसकी समझ पहले से ही दूसरों से बेहतर थी। दूसरी ओर सैंड सिटी की क्रॉस सर्वर घेराबंदी समाप्त होने के बाद विक्की और रामू कार्यालय में बैठे थे, और रामू इस आयोजन के उत्साह पर अचंभित था, क्योंकि आज उनकी समवर्ती ऑनलाइन आबादी 13 मिलियन से अधिक हो गई थी। इसमें खेल में ऑनलाइन खिलाड़ियों और खेल देखने वाले खिलाड़ियों दोनों का योगदान था। विशेष रूप से देखने वाले खिलाड़ियों की संख्या 80 मिलियन तक पहुंच गई। सैंड सिटी की यह क्रॉस सर्वर घेराबंदी निस्संदेह एक सफलता थी, अन्यथा इतने सारे खिलाड़ी इसे नहीं देखते। इसने खिलाड़ियों के उत्साह को भी प्रदर्शित किया। देर रात किस खेल की इतनी अधिक लोकप्रियता हो सकती है? उन्होंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। विक्की ने कहा, अगर हम इससे भी बड़ा आयोजन शुरू करते तो क्या अधिक खिलाड़ी देखने आते? क्या मतलब है, आज हमारे लगभग सभी खिलाड़ी थे तो अधिक खिलाड़ी। क्या आप दूसरे खिलाड़ियों को हमारे लीजेंड के साथ खेलने के लिए आकर्षित करने की सोच रहे हैं? विक्की ने सिर हिलाया। हाँ, मैं दूसरे खिलाड़ियों को आकर्षित करना चाहता हूँ। तो फिर आप ऐसा कैसे करने की योजना बना रहे हैं? रामू भी उत्सुक था। उसकी समझ में दूसरे खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन की जरूरत होती है। लेकिन विक्की के मन में अब यह विचार नहीं था। पिछली बार जब रामू ने इसका जिक्र किया था तब उसने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। क्या होगा यदि हम पीक शोडाउन के शीर्ष खिलाड़ियों को ऑफलाइन आमंत्रित करें? मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।